आज की वीडियो से आप कंप्लीट HTML सीखने वाले हो। इस वीडियो में मैंने 25 प्लस टैग्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंड इस वीडियो में आपको प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे एंड कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाएंगे जो कि डिपेंड होंगे HTML फॉर्म, HTML टेबल, HTML फ्रेम सेट एंड HTML मैप के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं HTML का इंट्रोडक्शन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाने के लिए किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कृत्रिम भाषा है, यानी कि आर्टिफिशियल भाषा है। विश्व की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लांकल थी। सन 1942 से 1945 के बीच कॉनराड जूस द्वारा बनाया गया था, लेकिन उस समय इस भाषा को लागू नहीं किया गया था और पहली व्यापारिक भाषा के रूप में सामने आई फोर्ट्रेन भाषा। इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन सिस्टम, या इसको कई जगह पे फॉर्मूला ट्रांसलेशन या फॉर्मूला ट्रांसलेटर के रूप में भी जाना जाता है। इसको सन 1956 में IBM में जॉन बैकस के नेतृत्व में टीम द्वारा बनाया गया था। IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जो व्यक्ति प्रोग्राम को लिखता है उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। विश्व की पहली प्रोग्रामर लेडी लेवलेज थी। इन्होंने चार्ल्स बेबेज द्वारा जो एनालिटिक इंजन बनाया था उसको समझा कि यह मशीन शुद्ध गणना के साथ साथ और भी बहुत कुछ काम कर सकती है। इन्होंने उस प्रकार की मशीन पर चलने वाला पहला एल्गोरिदम बनाया था। इसी कारण इनको फर्स्ट प्रोग्रामर माना जाता है। एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलना कोडिंग कहलाता है, जो हम करते हैं। HTML को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी भाषा और सरल भाषा HTML है, जिसे बर्नर्स-ली द्वारा सन 1989 में बनाया गया था। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं एंड जो प्रोग्राम लिखता है उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। प्रोग्रामर लिखने के लिए हमें एल्गोरिदम की ज़रूरत पड़ती है एंड एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलना कोडिंग कहलाता है। अगर आपको कोडिंग करनी है तो आपके पास कुछ टूल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। इसमें फर्स्ट है आपके पास PC पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए, या आपके पास स्मार्टफोन हो तो स्मार्टफोन से भी अब आप कोडिंग कर सकते हो। कई ऐप्स अवेलेबल हैं। आपके पास टैबलेट हो तो वो भी वर्क करेगा। सेकंड चीज़ है इसमें आपके पास टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, जैसे कि मोस्टली विंडोज़ में आता है नोटपैड। इसी तरीके से आपको और भी टेक्स्ट एडिटर जो आपको अच्छा लगे यूज़ कर सकते हो। थर्ड है आपका ब्राउज़र, जैसे क्रोम ब्राउज़र है या फायरफॉक्स ब्राउज़र है या अन्य आपका जो कोई ब्राउज़र है उसकी ज़रूरत आपको यहाँ पे पड़ने वाली है। टेक्स्ट एडिटर में आप कोडिंग करते हो एंड जो ब्राउज़र है वो उसको शो करके दिखाता है। अब बात कर लेते हैं हम HTML के बारे में। HTML एक टेक्स्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर की भाषा है जो प्रोग्राम लिखने तथा वेब पेजेस या वेबसाइट बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। कई वेब पेजों को एक साथ जोड़कर वेबसाइट बनाई जाती है एंड कंप्यूटर में वेबसाइट को बनाने के लिए कई भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से एक आपकी HTML है, C है, C++ है, CSS है और जावा है। और भी कई भाषाएं हैं, लेकिन इन सब भाषाओं में से HTML जो है वो सबसे सरल भाषा है। HTML एक स्वतंत्र भाषा है। इसको हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। HTML के द्वारा बनी वेबसाइट में कलर फिल करना हो या पोजीशन सेट करनी हो या उसकी स्टाइल बनाना हो आदि, ये सारे काम हम CSS के थ्रू करते हैं। और CSS की वेबसाइट को रेस्पॉन्सिबल बनाना या इसमें कमांड्स ऐड करना, ये सारी बातें हम जावास्क्रिप्ट के अंदर सीखते हैं। HTML का फॉर्मेट आपके सामने है। ये आपका HTML का फॉर्मेट होता है। इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अब बात कर लेते हैं हम HTML टैग्स के बारे में। ये आपके 29 टैग्स हैं, इनको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले हमारा चल रहा है इंट्रोडक्शन, इसके बाद मैं आपको बताऊँगा टैग, देन फॉर्मेट एंड आपके ये सारे टैग्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं HTML टैग्स के बारे में। HTML टैग्स क्या होते हैं? HTML फाइल का निर्माण HTML टैग से होता है।
एंड जो HTML टैग होता है वो एक सिंपल वर्ड होता है जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है, उसको ब्राउज़र रीड करता है, देन आपको रिस्पॉन्स देता है। जैसे आपने यहाँ पे देख रहे हो P लगा हुआ है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, यानी कि ये बोल्ड टैग है। U लगा है ये अंडरलाइन टैग है, I लगा है ये इटैलिक टैग है, BL लगा है तो ये ब्रेक टैग है। इन सब के बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आपको ये सिंबल दिख रहा है ये होता है हमारा ओपन एंगुलर ब्रैकेट एंड ये होता है हमारा क्लोज एंगुलर ब्रैकेट। HTML का जो सबसे पहला और सबसे लास्ट में का टैग होता है वो HTML के नाम से ही होता है। इस स्लैश का मतलब होता है कि यहाँ से जो टैग है ये बंद है, जो ब्राउज़र को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग और एंड के बारे में संकेत देता है। ये हमारे फर्स्ट एंड लास्ट टैग होते हैं HTML के। टैग्स हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पेयर टैग या इसको हम कंटेनर टैग भी बोल सकते हैं, एंड सेकंड होता है अनपेयर टैग या इसको हम एम्प्टी टैग भी बोल सकते हैं। पेयर टैग क्या होते हैं? यह पेयर्स यानी कि जोड़ों में हमेशा पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था HTML टैग वाला, वो भी हमारा एक पेयर टैग है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो बोल्ड टैग, यहाँ से हमारा स्टार्टिंग है एंड जो स्लैश लगा है इसका मतलब है ये टैग हमारे यहाँ पे बंद हो चुका है। इसके हमारे दो भाग होते हैं इस टैग के। फर्स्ट होता है ओपनिंग टैग, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है, ये हमारा ओपनिंग टैग है जो कंटेंट के पहले लिखा जाता है। एंड लास्ट में होता है हमारा क्लोजिंग टैग, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारा क्लोजिंग टैग है। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे ये बोल्ड टैग है तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है। एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं पेयर टैग के, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बाकी और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। अनपेयर टैग क्या होते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो अनपेयर टैग इसको हम सिंगुलर टैग या एम्प्टी टैग भी बोलते हैं। यह टैग अकेला होता है, इसमें क्लोजिंग टैग इसके साथ नहीं होता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो BR है तो ये ऐसे ही रहेगा, इसमें इसके साथ में जो क्लोजिंग टैग है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। अब हम चलते हैं कि अपने फर्स्ट वेब पेज कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमको चलना होगा अपने टेक्स्ट एडिटर में, जैसे कि मैं यहाँ पे खोलने वाला हूँ सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। आपके पास जो एडिटर हो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले हमें यहाँ पे HTML का फॉर्मेट लिखना है जो मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है। ये होता है हमारा HTML का फॉर्मेट। यहाँ से हमारी HTML फाइल स्टार्ट होती है, यहाँ पे हमारी HTML फाइल ख़त्म हो जाती है। ये हमारा हेडर टैग होता है। इसके अंदर ही हम ज़्यादातर जो CSS एंड जावास्क्रिप्ट है इसके अंदर ही हम यूज़ करते हैं। जो टाइटल के अंदर हमारा वेबसाइट, जो आपका वेबसाइट या जो आपका वेब पेज होगा उसका यहाँ पे नेम एंटर होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ HT कंप्यूटर क्लासेस। इसके बाद जो आपका ये बॉडी टैग है, जो हमारा वेब पेज बनता है वो सारा कुछ बॉडी के अंदर ही बनता है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं आपको इसको शो करके दिखाता हूँ कि ये हमारा वेबसाइट में कैसे दिखेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी फ़ाइल को सेव कर लेना है। जैसे मैं इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैं इसको फर्स्ट नेम से सेव कर रहा हूँ। डॉट लगा के यहाँ पे आपको .html या .htm या आपको एक्सटेंशन ज़रूर एंटर करना है। अगर आप ये एक्सटेंशन सेव नहीं करोगे, एंटर नहीं करोगे, तो आपकी जो फाइल है वो नॉर्मल सेव होगी, वो आपके फिर ब्राउज़र में ओपन नहीं होगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ .html एंड इसको सिंपली कर देता हूँ सेव। अब हम चलते हैं अपने फाइल की तरफ, जो हमारी फ़ाइल बनी है उसको शो करने के लिए। जैसे मेरी ये फाइल बन चुकी है फर्स्ट, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो आप देख पाओगे कि जो हमने यहाँ पे फाइल बनाई हुई थी वो शो होगी। जैसे आप देख पा रहे हो मैंने टाइटल में डाला हुआ था www.htcomputerclasses, तो यहाँ पे वो शो हो रहा है। एंड बॉडी के अंदर मैंने ओनली यही लिखा था, तो यही यहाँ पे शो हो रहा है। यानी कि हमारी जो वेबसाइट है वो इस तरीके से बनती है। अब हम इसके टैग्स के बारे में जानते हैं कि जो मैंने आपको 29 टैग्स बताए थे
वो अब यहाँ से स्टार्ट होंगे। सबसे पहले हमारा टैग आ रहा है वो है हेडिंग टैग। HTML के अंदर हेडिंग टैग को साइज के अकॉर्डिंग 6 पोजीशंस में बांटा गया है, जिसमें आपका मैक्सिमम साइज़ के लिए हम H1 का यूज़ करते हैं एंड जो मिनिमम साइज़ के लिए हम H का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स ली हुई हैं। इनको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे H1 के लिए ये साइज़ आया है, H2 के लिए ये साइज़ होता है एंड 3 के लिए ये साइज़ होता है। सेम ऐसे ही H6 के लिए सबसे मिनिमम साइज़ ये होता है। ये होती है हमारी H1 से लेके H6 तक की हेडिंग्स। अगर आपको इसमें H6 के बाद H7 या उससे ज़्यादा आप बनाना चाहोगे तो वो हेडिंग में काउंट नहीं होगा। उनको जो ब्राउज़र है वो एक नॉर्मल वर्ड में काउंट करेगा, क्योंकि जो हमारी हेडिंग्स होती हैं वो ओनली 6 तक ही काउंट होती हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं H7 यहाँ पे एंटर करता हूँ एंड इसके में 7 करने के बाद मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ क्लोज। देन आप देख पाओगे कि जो हमारा H7 है वो हेडिंग में काउंट नहीं हो रहा है, ओनली सिंपल वर्ड में काउंट हो रहा है। क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो हेडिंग्स हैं ये थोड़े बोल्ड स्टाइल्स में हैं, लेकिन जो आपका H7 है वो ओनली सिंपल टेक्स्ट में है। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसको H8 करता हूँ तो H जो हमारा 8 है वो भी सिंपल वर्ड की तरह ही काउंट होगा, ना कि हेडिंग की तरह काउंट होगा। और अगर मैं इन्हीं वर्ड को सिंपल कुछ भी हेडिंग वगैरह लगा के नहीं करूं एंटर, सिंपल वर्ड टाइप करूं, देन आप देख पाओगे कि जो मैंने हेडिंग में एंटर किया है एंड जो सिंपल वर्ड में एंटर किया है दोनों में कोई अंतर नहीं है। यानी कि जो हमारा ब्राउज़र है वो हेडिंग्स को H1 से लेकर H6 तक ही काउंट करता है, इसके बाद वो काउंट नहीं करता है। यदि आपको हेडिंग्स में अगर आपको इनका साइज़ बड़ा करना हो, इससे भी बड़ा करना हो या इससे थोड़ा छोटा करना हो, या आपको इनका कलर चेंज करना हो या और भी स्टाइल्स ऐड करनी हो, तो वो हम CSS के अंदर करते हैं। HTML के अंदर हमारा जो हेडिंग्स का इतना ही यूज़ होता है। अगर इससे ज़्यादा आपको स्टाइलिश बनाना तो उसके लिए आपको CSS सीखना ज़रूरी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग की तरफ, जो है हमारा ब्रेक टैग। ब्रेक टैग यह टैग जो हमारा होता है कीबोर्ड के एंटर बटन के जैसे काम करता है। जैसे हम किसी वर्ड या डॉक्यूमेंट में टाइप कर रहे हैं तो उसमें हम लाइन को ब्रेक करने के लिए एंटर का बटन यूज़ करते हैं। ठीक ऐसे ही HTML के अंदर हम ब्रेक टैग का यूज़ करते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, ये मैंने एक ही लाइन में आ रही है। ये मुझे चाहिए कि जो हमारा H8 है वो दूसरी लाइन में आए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे ब्रेक टैग यूज़ करूँगा। BR टैग मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। देन आप देख पाओ कि जो हमारा 8 की जो बाद की लाइन है वो नीचे से काउंट हो रही है, नीचे से आ रही हैं। ठीक ऐसे ही अगर मैं यहाँ से इस 8 को नीचे लाना चाहूँ तो मैं इसमें भी ब्रेक टैग का यूज़ करूँगा और जो हमारा 8 है वो इसके नीचे आ जाएगा। ये होता है हमारा ब्रेक टैग का यूज़। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट टैग जो हमारा आ रहा है वो है हमारा बोल्ड टैग। इसके लिए सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, क्योंकि इसको समझाने के लिए मुझे पैराग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ एंटर कर लिया है। इसको मैं आपका प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये हमारा पैराग्राफ यहाँ पे आ रहा है। बोल्ड टैग क्या होता है, जैसे आपको पैराग्राफ या आपका है, इसमें आपको कोई वर्ड या कुछ जो आपका टेक्स्ट है उसको आपको हाईलाइट करना हो, थोड़ा बोल्ड करना हो, तो इसके लिए हम बोल्ड टैग का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे गैलरीज़ को थोड़ा हाईलाइट करना है तो हमको करना क्या होगा, गैलरीज़ के आगे आपको आना है, यहाँ पे आपको सिंपली B टाइप करना होगा एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि बोल्ड टैग का जो सिंबल है वो यही होता है। आपने B टैग टाइप कर दिया। अगर आप इसको क्लोज नहीं करोगे तो जो आपका बोल्ड टैग है वो ब्राउज़र को समझ में नहीं आएगा कि आपको जो वर्ड है वो कहाँ तक बोल्ड करना है। तो ब्राउज़र जो है इसके बाद के सारे वर्ड को बोल्ड कर देगा। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, मुझे करना था गैलरीज तक बोल्ड था, लेकिन ब्राउज़र ने पूरा यहाँ तक जो है बोल्ड कर दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे बोल्ड टैग क्लोज नहीं किया है। ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले हैं कि जो आपका बोल्ड टैग है वो कहाँ क्लोज होगा। तो मैं जैसे यहाँ पे मैं इसको बोल्ड टैग को क्लोज करता हूँ, देन आप देख पाओगे कि जो हमारा ओनली गैलरीज है वो ही हमारा बोल्ड हुआ है।
अगर आप इसमें बोल्ड टैग को क्लोज नहीं करोगे तो ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगे कि इसको कहाँ पे क्लोज करना है या उसको कहाँ तक जो है बोल्ड करना है। तो इसके लिए आप बोल्ड टैग को ज़रूर क्लोज करें। बोल्ड टैग हमारा पेयर टैग होता है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पेयर टैग एंड अनपेयर टैग 2 टाइप के होते हैं। आई होप आपको याद होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टैग की तरफ, जो है हमारा इटैलिक टैग। इटैलिक टैग, बोल्ड टैग एंड अंडरलाइन टैग, तीनों का यूज़ करने के लिए हम सेम तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन इनका वर्क है वो अलग अलग होता है। जैसे हमने बोल्ड टैग को यहाँ पे तो थोड़ा ये डार्क हो चुका है, अगर मुझे इसी में इटैलिक स्टाइल में थोड़ा करना हो, इटैलिक स्टाइल में जो हमारा वर्ड है वो थोड़ा तिरछा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, तो इटैलिक स्टाइल का यूज़ भी हम ऐसे ही करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इटैलिक स्टाइल के लिए आई एंटर किया है, अगर मैं इसको क्लोज नहीं करता हूँ तो जो हमारा यहाँ से जो जितना भी कंटेंट होगा सारा कुछ इटैलिक हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे इसको आके क्लोज कर देता हूँ तो आप देख पाओगे कि जो हमारा जो वर्ड है ओनली वही हमारा इटैलिक स्टाइल में यूज होगा। इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। आप देख पा रहे हो कि जो हमारा गैलरीज है ओनली वही इटैलिक स्टाइल में है एंड बोल्ड स्टाइल में है, बाकी सब हमारा सेपरेट जो सिंपल टेक्स्ट है उसी के अंदर है। ठीक इसी प्रकार से हम इसमें अंडरलाइन टैग का यूज़ करेंगे। इसके लिए आपको टाइप करना होगा यू एंड इसके लास्ट में आपको यहाँ पे कर देना होगा इसको अंडरलाइन टैग को क्लोज। ये हमने अंडरलाइन टैग क्लोज कर दिया है। अब आप देख पाओगे कि जो हमारा गैलरीज है वो बोल्ड स्टाइल में भी है, इटैलिक स्टाइल में भी है एंड अंडरलाइन स्टाइल में भी है, क्योंकि हमने जो आपके बोल्ड टैग, अंडरलाइन टैग एंड जो हमारा इटैलिक टैग है वो यहाँ से स्टार्ट किया है एंड इसी के लास्ट में क्लोज कर दिया है। इससे हमारा फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम बोल्ड टैग को यहाँ क्लोज करें या यहाँ क्लोज करें। क्लोज करना है आप इसको कहीं भी क्लोज कर सकते हो आपके वर्ड के पहले। हमारा नेक्स्ट टैग आता है वो है हमारा फ़ॉन्ट टैग। ये हमारा बहुत ही ज़रूरी टैग है HTML के अंदर, इसको भी हम अच्छे से समझते हैं। फ़ॉन्ट टैग से हम अपने जो वर्ड या डेटा है उसको हम थोड़ा स्टाइलिश बना सकते हैं, उसमें हम कलर चेंज कर सकते हैं, उसका हम साइज़ थोड़ा बड़ा या घटा सकते हैं, एंड उसका जो फ़ॉन्ट फेस है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो ये हमारा सिंपल टेक्स्ट है। अगर मुझे इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट टैग। इसको मैं आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग यूज़ करके दिखा रहा हूँ। इसमें आपको टाइप करना होगा फ़ॉन्ट, ये आपने टाइप कर दिया है एंड जहाँ तक आपको करना है उसके लास्ट में आके आपको ये क्लोज कर देना होगा। जैसे मुझे ओनली यहाँ तक ही फ़ॉन्ट टैग यूज़ करना है तो इसके लास्ट में आके मैं इसको क्लोज कर दूँगा। ये हमारा फ़ॉन्ट टैग इसमें यूज़ हो चुका है। अब इसके हम एलिमेंट्स यूज़ करते हैं कि इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। अगर आपको इसका जो स्टाइल है वो चेंज करना है तो इसके लिए आपको टाइप करना होगा फ़ॉन्ट फेस इक्वल एंड इसके बाद में आपको स्टार्ट कर देना है ये ब्रैकेट। इसके अंदर आपको फ़ॉन्ट का नेम एंटर करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरियल ब्लैक, इसको मैं सेव करके दिखाता हूँ। देन आप देख पा रहे हो जहाँ तक मैंने जो फ़ॉन्ट फेस यूज़ किया है वहीं तक हमारा जो स्टाइल है वो चेंज हुआ है, बाकी सब जो हमारा है सिंपल टेक्स्ट है। इसका जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कलर, इसमें आप कोई भी कलर एंटर करोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे रेड किया है, रेड चेंज हो गया। इसका मैं ब्लू कलर करता हूँ, फिर आप देख पाओगे कि ये ब्लू कलर में चेंज हो चुका है। अगर आपको कोई भी कलर थोड़ा याद नहीं है तो इसको लिए आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो। हैश दबा के आप कुछ भी 6 डिजिट टाइप करोगे तो इसमें ऑटोमेटिक कोई ना कोई कलर आ जाएगा। ये हमारे कलर की एक थोड़ी ट्रिक होती है जिसको मैं CSS के अंदर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसा क्यों होता है। इसके बाद हम चलते हैं इसके साइज़ की तरफ। इसमें आप ओनली 7 तक एंटर कर सकते हो। 7 के साथ अगर आपको साइज़ बड़ा करना है तो उसमें आप CSS का यूज़ करोगे, ना कि HTML का। HTML में इसका साइज़ ओनली 7 तक बड़ा होता है। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 7, फिर आप देख पाओगे कि इसका साइज़ 7 तक बड़ा हो चुका है। अगर आप इसका साइज़ 8 करते हो देन आप देख पाओगे कि इसका साइज़ सेम है, कुछ भी बड़ा नहीं हो रहा है। आप इसका साइज़ 10 करोगे देन आप देख पाओगे इसका भी साइज़ सेम ही है। यानी कि HTML के अंदर आप फ़ॉन्ट से जो आप साइज़ बड़ा करोगे वो ओनली 7 तक ही वैलिड होगा। 7 से
अगर आपको एवं बड़ा करना है, जितना भी बड़ा करोगे तो वो CSS के अंदर ही हो सकता है, अदरवाइज इसमें इसका साइज जो है वो बड़ा नहीं होगा। तो आपको फ़ॉन्ट फेस अच्छे से समझ में आया होगा। फ़ॉन्ट टैग का यूज़ HTML के अंदर इतना ही है, लेकिन CSS के अंदर इसका यूज़ बहुत सारा है। तो इसको हम जो हाफ को अभी पढ़ लिया है एंड जो इसके मेन जो टैग्स या एलिमेंट्स हैं उनको हम CSS के अंदर भी पढ़ रहे होंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टैग आ रहा है उसकी बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम सेंटर टैग की। सेंटर टैग मेनली अलाइनमेंट्स के जैसे यूज होता है। जैसे हमारे HTML के अंदर 4 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट। जो सेंटर टैग है वो सेंटर अलाइनमेंट के जैसे यूज होता है। अलाइनमेंट हम हर किसी टैग में यूज नहीं कर सकते या वो वर्क नहीं करते हैं, सो उनकी जगह पे हम सेंटर टैग का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये हमारा H1 है, इसको मैं सेंटर में लाना चाहूँ तो इसके 2 तरीके, या तो मैं इसमें अलाइनमेंट यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा अलाइन इक्वल इन्वर्टेड कोमा, इसमें मैं लिखूँगा यहाँ पे सेंटर। देन आप देख पाओगे कि जो हमारा 1 है वो हमारी स्क्रीन के अकॉर्डिंग सेंटर में आ चुका है। सेकंड मेथड इसका ये है, या मैं इसके आगे सेंटर टैग लगा के यूज़ कर सकता हूँ। जैसे अभी आप देख पा रहे हो ये सेंटर में नहीं है, मैंने बैक कर दिया है। अब मैं यहाँ पे सेंटर टैग यूज़ करता हूँ सेंटर, एंड इसके लास्ट में आके मैं यहाँ पे इसको सेंटर टैग को कर देता हूँ क्लोज। आप देख पाओगे कि जो हमारा 1 है वो फिर से सेंटर में जा चुका है। यानी कि अगर आप यहाँ पे सेंटर लगाएं या अलाइनमेंट लगाएं, दोनों का मतलब एक ही होता है। लेकिन जो अलाइनमेंट एट्रीब्यूट है वो हर किसी HTML टैग में यूज नहीं कर सकते। जैसे आप अगर मैं यहाँ पे फॉन्ट में अगर मैं अलाइनमेंट लगाऊं तो यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ सेंटर, मैंने टाइप कर दिया है। आप देख पाओगे कि जो हमारा टेक्स्ट है वो सेम है, इसमें कोई सेंटर वगैरह में नहीं आया। मैं इसको यहाँ से कट करके इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। मैं इसको यहाँ तक रखता हूँ, आप देख पाओगे कि ये कोई सेंटर में नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ से अलाइनमेंट को हटा के इसमें मैं सेंटर टैग यूज़ कर दूँ, देन आप देख पाओगे कि वो हमारा जो टैग है फॉन्ट टैग वाला वो सेंटर में हो जाएगा। मैंने इसको किया है सेंटर, एंड इसके लास्ट में आके यहाँ कर देता हूँ इसको क्लोज, सेंटर टैग क्लोज कर दिया है। आप देख पाओगे कि जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ चुका है। दोनों में ये मेनली डिफरेंस होता है। हम जो अलाइनमेंट्स हैं वो हर किसी टैग में यूज नहीं कर सकते, लेकिन CSS के अंदर हम सब में यूज कर सकते हैं। बात हो रही है यहाँ पे HTML की, तो HTML में हम हर किसी टैग में अलाइनमेंट यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हम सेंटर टैग का यूज़ करते हैं। सेंटर टैग को आप ज़रूरी नहीं है कि किसी टैग के टैग में ही करें, आप इस टैग को किसी वर्ड के आगे भी कर सकते हो। जैसे मैं इसको यहाँ से कट करके मुझे ओनली ये द जो वर्ड है इसको मुझे सेंटर में करना है, तो मैं इसको यहाँ से कट करके इसके लास्ट में कर दूँगा यहाँ पे पेस्ट। आप देख पाओगे कि जो हमारा सब कुछ है वो ओनली इसमें द सेंटर में है, बाकी सब अपना जैसे था वैसे ही है। लेकिन आप अलाइनमेंट को ऐसे यूज नहीं कर सकते हो इसमें, क्योंकि अलाइनमेंट तो हमेशा टैग के रूप में यूज होता है, और सेंटर को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, किसी वर्ड के आगे, किसी टैग के आगे, कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो ये दोनों में मेनली अंतर होता है। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टैग की तरफ। अगर आपको अपने इस फाइल में एक लाइन क्रिएट करनी हो तो इसके लिए हम एक टैग का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे लास्ट में एक लाइन क्रिएट करनी है तो मैं इसमें सिंपली जाऊँगा एंड HR टाइप करूँगा। HR टाइप करने के बाद इसको मैं सेव करके आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये एक लाइन यहाँ पे हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब इसके हम एट्रीब्यूट जान लेते हैं। जैसे आप इसमें अगर आप उसका साइज़ बढ़ाना चाहते हो तो आप टाइप करिए यहाँ पे साइज़ एंड इसको कर दीजिए आप मान लो 200 कर देते हो, तो आप देख पाओगे कि इसका साइज़ 200 तक बड़ा हो चुका है। या आप ऐसा समझना चाहो तो मैं इसको 20 कर देता हूँ, देन आप देख पाओगे कि इसका साइज़ है वो 20 हो चुका है। सेकंड है, इसमें आप कलर भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं इसमें लिखता हूँ कलर इक्वल रेड, आप देख पा रहे हो इसमें कलर भी आप फिल कर सकते हो, इसमें कलर भी ऐड हो चुका है। अभी आपको इस HR टैग में इतना ही जानना है,
बाकी CSS में मैं आपको इसके और एट्रीब्यूट्स बताऊंगा। जैसे आप इसमें इसकी जो विड्थ है उसको कैसे कम कर सकते हो, इसके जो आपके बॉर्डर्स हैं उसको कैसे ऐड कर सकते हो, इसके जो आपके कॉर्नर्स हैं उनको कैसे राउंड कर सकते हो, ये सब हम CSS में जान रहे होंगे। अभी के लिए आप बस इतना ही जान लीजिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टैग है वो है हमारा मार्क टैग। मार्क टैग मेनली जैसे आपने बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग को यूज़ किया था, सेम ऐसे ही होता है। यहाँ पे आपने इसको बोल्ड करके दिखाया था, यानी इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया था, लेकिन जो मार्क टैग है वो इसमें स्पेशली इसको मार्क कर देगा येलो लाइन से। जैसे मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, मुझे ये पूरा पैरा जो है मार्क करना है, मैं इसमें लिख देता हूँ मार्क, एंड इसके लास्ट में मुझे यहाँ इसको क्लोज करना है, तो मैं यहाँ पे आकर इसको करता हूँ क्लोज। आप देख पाओगे कि जो हमारा पैरा है वो पूरा येलो हो चुका है, यानी कि जो हाईलाइट हो चुका है। तो मार्क टैग का यूज़ हमारा यही होता है कि हमें इससे अपने किसी स्पेशल पैराग्राफ या स्पेशल वर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं। ये होता है हमारा पैराग्राफ का यूज़। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टैग की तरफ, जो है हमारा सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट से क्या होता है, जैसे आप कई मैथ्स के फॉर्मूला या केमिस्ट्री के फॉर्मूला लिखते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2O, तो आप इसमें यहाँ पे देख पाओगे कि ये हमारा सेम ऐसे दिखा रहा है, लेकिन H2O तो ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 के आगे आएंगे और यहाँ पे हम टैग का यूज करेंगे सब, SUB, इसके लास्ट में आके कर देंगे यहाँ क्लोज, SUB। फिर हम देख पाओगे कि जो हमारा 2 है वो H के नीचे आ चुका है, यानी कि वो सबस्क्रिप्ट में यूज हो चुका है, H2O। ठीक ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे x² लिखूँ तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे ये x² नहीं टाइप हो रहा है, x2 टाइप हो रहा है। मुझे इसको इस x के ऊपर लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे SUP यानी कि सुपरस्क्रिप्ट का यूज करूँगा। इसके लास्ट में आके यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट को मैं क्लोज कर दूंगा। आप देख पाओगे कि जो x है उसके ऊपर 2 लग चुका है। ये हो गया हमारा H2O, ये हो गया हमारा x²। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जो हमारा SUP सुपर से ऊपर, जो हमारा टैग होगा ये सुपर से ऊपर जाएगा, सब से नीचे आएगा। जो हमारा सुपरस्क्रिप्ट है वो ऊपर जाता है, जो सबस्क्रिप्ट है वो नीचे आता है। सुपर से ऊपर एंड सबस्क्रिप्ट नीचे। ये दोनों हमारे टैग भी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट टैग की तरफ चलते हैं, जो है हमारा बिग टैग। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो ये सभी नॉर्मल साइज़ है इनका, कोई आपको बड़ा नहीं दिख रहा है। जो मैंने किए थे ओनली वही बड़े हैं। अब इसमें मैं एक जो आपका ये ओरिजिनल वर्ड है इसको मैं थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं इसमें क्या करूँगा, यहाँ पे टाइप कर दूँगा BIG। ये हमारा टैग हो गया बिग। इसके लास्ट में आके बिग को मैं क्लोज कर दूँगा। फिर आप देख पाओगे कि जो हमारा ओरिजिनल वर्ड है वो और सभी वर्ड से थोड़ा बड़ा हो चुका है, थोड़ा उसका साइज बड़ा हो चुका है। मेनली ये होता है हमारा BIG टैग का यूज़ HTML के अंदर। अब हम चलते हैं, जैसे हमने बिग किया है तो ऐसे ही हम इसके स्मॉल वर्ड को भी समझ लेते हैं। तो इसी का नेक्स्ट टैग है स्मॉल। जैसे मैं इसी वर्ड को थोड़ा स्मॉल करता हूँ, फिर आप देख पाओगे कि ये कैसे वर्क करेगा। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज। आप देख पा रहे हो जो नॉर्मल वर्ड है हमारा वो इस साइज़ का है, लेकिन जो हमने बिग किया था वो इस साइज़ का है, और स्मॉल किया है तो वो नॉर्मल वर्ड से भी छोटा हो चुका है। ये होता है हमारे बिग एंड स्मॉल टैग का यूज़। नेक्स्ट हमारा जो टैग आ रहा है वो है हमारा स्ट्राइक टैग। इससे क्या होगा, जो हमारे टैग टेक्स्ट है उसके ऊपर आप एक क्रॉस लाइन एंटर कर सकते हो, यानी कि आपको टाइप करने में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट एक लाइन क्रिएट कर सकते हो इसके ऊपर। जैसे मैं यहाँ पे ही इसको करके दिखाता हूँ। इसमें मैं यहाँ पे लिखूँगा STRIKE स्ट्राइक, एंड इसको लास्ट में आके कर दूँगा यहाँ पे क्लोज। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक लाइन इसमें ऊपर से क्रॉस हो रही है। ये होता है हमारा
स्ट्राइक टैग का यूज़। इसको मैं और कहीं भी यूज़ आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी वर्ड पे ही यूज़ करो, आप इसको पूरे पैराग्राफ पे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। इसके लास्ट में मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ STRIKE स्ट्राइक, ये मैंने यूज़ किया है। एंड इसके लास्ट में आके मैं यहाँ इसको कर देता हूँ क्लोज, ये क्लोज कर दिया। आप देख पाओगे कि जो हमारा पूरा जो लाइन है इतना इस पे क्रॉस हो चुका है ये लाइन। तो ये होता है हमारा स्ट्राइक टैग। अभी तक हमारे चल रहे थे फॉर्मेटिंग टैग, यानी कि आपको अपने टेक्स्ट में क्या फॉर्मेट करना है, क्या नहीं करना है, स्ट्राइक कैसे यूज़ करना है, आपको सुपर स्क्रिप्ट कैसे यूज़ करना है, एक लाइन क्रिएट कैसे करनी है, किसी वर्ड को हाईलाइट कैसे करना है, उसका साइज़ कैसे बड़ा करना है, उसमें कलर कैसे ऐड करना है। अभी तक आपने ये देखा था। लेकिन इसके बाद जो टैग्स आ रहे हैं वो HTML के अंदर बहुत ज़रूरी टैग हैं, तो उनको अच्छे से समझिएगा। इसके बाद आ रहा है हमारा नेक्स्ट टैग जो है लिस्ट टैग। HTML के अंदर लिस्ट 3 तरीके की होती है। पहली होती है ऑर्डर लिस्ट, सेकंड होती है अनऑर्डर लिस्ट एंड थर्ड होती है डेफिनेशन लिस्ट। तीनों के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले टाइप करना होगा OL, जो कि आप समझ चुके हो कि OL से ऑर्डर लिस्ट बनेगा। इसके अंदर आपको टाइप करना होगा LI, जो आपका कंटेंट है जिसकी आपको लिस्ट बनानी है वो इसी के अंदर लिखा होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML, ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे LI को कर देना है क्लोज। इसके बाद दूसरी आपको LI स्टार्ट करनी होगी, देन CSS। इसके बाद फिर जितनी आपको LI बनानी है आप उतनी बना सकते हो। इसको आके यहाँ पे आप कर दोगे, लास्ट में आके क्लोज। फिर आप देख पाओगे कि जो हमारी ऑर्डर लिस्ट है वो बन के आ चुकी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर में आ रही है। तो ये होगी हमारी ऑर्डर लिस्ट। बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर लिस्ट में 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 से। इसके और भी कई तरीके होते हैं, जैसे आपने कहीं देखा होगा कि ABCD लिखी हुई होती हैं, कहीं पे आपने देखा होगा कि रोमन नंबर्स में लिखा होता है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। ये होगी हमारी ऑर्डर लिस्ट जो कि डिफ़ॉल्ट होती है। अगर आपको इसका जो स्टाइल है 1 2 3 का वो चेंज करना हो तो आप कैसे करोगे, आपको एक और लिस्ट बनानी है एंड आपको OL में टाइप करना होगा टाइप इक्वल। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो आप टाइप करोगे वो हमेशा केस सेंसिटिव होता है। अगर आप रोमन अंक बड़ा टाइप करोगे तो बड़े में आएगा, छोटा टाइप करोगे तो छोटे में आएगा। जैसे मैंने टाइप किया है छोटा 1, तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी स्मॉल में आ रहे हैं सारे कुछ। अगर मैं इसी को यहाँ से एक बड़ा कर देता हूँ तो आप देख पाओगे कि जो आपके सभी जो लिस्ट हैं वो भी बड़े में आएंगे। जैसे आप देख पा रहे हो ये छोटे में था एंड देन ये बड़े में था। इसी तरीके से आप यहाँ पे ABCD भी लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ABCD इसको हटा के A लगाता हूँ तो आप देख पाओगे कि ऑर्डर में ABCD से स्टार्ट होगा। ठीक ऐसे ही इसका एक और नया आप लगा सकते हो, I को हटा के इसमें कैपिटल A टाइप करोगे तो आप देख पाओगे कि सभी कैपिटल में स्टार्ट हो रही हैं। ये होती है हमारी ऑर्डर लिस्ट। इसमें हमारे 5 तरीके के होते हैं, मेनली तो 3 तरीके की हैं। पहला 1 2 3 है, देन रोमन अंक में है एंड 1 2 ABCD है। इनमें आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आप टाइप करोगे ये हमेशा केस सेंसिटिव होता है। OL हमारी ऑर्डर लिस्ट होती है, LI से हमारी जो लिस्ट है वो बनती है। ये होगी हमारी ऑर्डर लिस्ट। अब हम बात करते हैं अपने अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो उसको बनाने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल आपको यहाँ पे जो आपने OL लिखा है इसकी जगह आपको UL लिखना है। UL यानी कि अनऑर्डर लिस्ट एंड लास्ट में भी आपको यहाँ से OL को हटा के UL कर देना है। आप देख पाओगे कि यहाँ पे ये आ रही है आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें आपके 3 होते हैं, एक सर्कल होता है, एक स्क्वायर होता है एंड एक ये ब्लैक पॉइंट होता है। इसमें हमें डिफ़ॉल्ट तो यही मिलता है। अगर आपको इसका भी आपको स्टाइल चेंज करना है तो इसके भी 2 तरीके और हैं जो मैंने आपको बता चुका हूँ। आपको यहाँ पे आना है और टाइप करना होगा टाइप इक्वल सर्कल। आपने टाइप कर दिया सर्कल। आप देख पाओगे कि जो आपके अनऑर्डर लिस्ट बनी है उसमें हमारा जो
ये लिस्ट का बुलेट्स है वो सर्कल टाइप में आ रहा है। और आपको यही भी चेंज करना है तो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। इसमें आपको टाइप करना होगा टाइप इक्वल, यहाँ पे आपको टाइप करना होगा स्क्वायर। ये आपने टाइप कर दिया एंड आपको सेव करके यहाँ देखिए ये आपका स्क्वायर यहाँ पे बन चुका है। ये आपका सर्कल है एंड ये ब्लैक सर्कल आप इसको कह सकते हो। ये होती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। मैंने आपको ऑर्डर लिस्ट बता दिया किस तरीके से क्रिएट होती है, अनऑर्डर लिस्ट भी बता दिया कि वो ये कैसे क्रिएट होती है। अब हम चलते हैं इन्हीं के कॉम्बिनेशन पर जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। वो क्या होती है? नेस्टेड लिस्ट और कुछ नहीं है, वो ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट के कॉम्बिनेशन से बनती है। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख लिया, एक लिस्ट में बनाता हूँ। जैसे LI है, मैंने यहाँ पे लिखा है 1, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। इसके बाद मैं दूसरी लिस्ट चालू करता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ 2, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। एंड लास्ट में आके मैं इसको यहाँ से OL को भी क्लोज कर देता हूँ। हमारी OL भी क्लोज हो चुकी है। आप यहाँ देख पाओगे कि तो ये सिंपल एक लिस्ट बन रही है, फर्स्ट सेकंड। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसके अंदर ही मैं अनऑर्डर लिस्ट भी ऐड कर दूँ, तो मुझे टाइप करना होगा अनऑर्डर लिस्ट। इसमें मैं यहाँ पे इसकी अलग एक LI बनाऊंगा जिसमें मैं लिखूंगा 3। इसकी एक और बनाता हूँ जिसमें मैं लिखूंगा 4। मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4। और इसको मैं जो हमारा UL है इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा क्लोज UL को। ये हमारा UL भी क्लोज हो चुका है। आप देख रहे हो कि जो हमारी फर्स्ट सेकंड जो हमारी यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट है उसी के अंदर हमारा अनऑर्डर लिस्ट भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे ये UL क्लोज कर दी है, अब मैं अगर यहाँ पे दूसरा LI क्रिएट करता हूँ तो ये LI हमारी UL में काउंट नहीं होगी, ये हमारी OL में काउंट होगी, ऑर्डर लिस्ट में काउंट होगी, क्योंकि UL हमारा यहीं पे ख़त्म हो चुका है। जैसे मैं इसमें 5 लिखता हूँ एंड इसको क्लोज कर देता हूँ एंड इसके बाद में एक और 6 LI बनाता हूँ एंड इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 6। आप देख पाओगे कि ये यहाँ पे 1 है तो 1 2 3 1 2 3 4 ये हमारी ऑर्डर में चल रही है। ये इसके ऑर्डर के अंदर हमने एक अनऑर्डर लिस्ट भी ऐड कर दी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। ये होती है हमारी अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन से हम जो लिस्ट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। इसके बाद हम चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे जो है हमारी डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मुझे इसके बारे में कुछ लिखना हो तो इसके लिए मैं एक पैराग्राफ एंटर कर लेता हूँ, उसके बाद में आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ एंटर कर लिया है जो कि आप समझ सकते हो कि HTML की डेफिनेशन है। ये मैंने यहाँ पे एंटर किया हुआ है, तो ये हमारा HTML है। ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मान लीजिए कि ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। डेफिनेशन लिस्ट में क्या होगा, जो मैं डेफिनेशन है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी, वो HTML के बाद से स्टार्ट होगी। पूरी डेफिनेशन यहीं से इस तरीके से यूज होगी, ना कि इस तरीके से यूज होगी। जैसे मैं अब इसको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करूँगा DL जो कि हमारी होती है डेफिनेशन लिस्ट। इसके बाद मैं जो टाइप करूँगा वो है DT, यानी कि जो हमारा डेटा होगा उसको मुझे इसके अंदर लिखना होता है DT के अंदर। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज एंड जो डेफिनेशन होगी उसको हम लिखेंगे DD के अंदर। ये मैंने लिखा है TD, इसको मैं लास्ट में आके यहाँ आके कर देता हूँ इसको क्लोज। तब आप देख पाओगे कि जो हमारे यहाँ से लिख रहे थे विदाउट उसके डेफिनेशन लिस्ट में ये सारा पैराग्राफ हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं हम डेफिनेशन लिस्ट। अगर हम चाहते तो यहाँ से जो पहले हमारा लिखा हुआ था हम इसको स्पेस लगा लगा के यहाँ तक ला सकते थे, लेकिन हर एक लाइन में हमको स्पेस लगाना पड़ता जिससे हमें काफ़ी मुश्किलें होती। तो इससे अच्छा हम यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट का यूज करते हैं। आपको अगर कहीं भी एक स्पेस बढ़ाना हो आगे किसी भी आपको
किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको एक स्टेप आगे बढ़ाना हो या एक स्पेस आगे बढ़ाना हो तो इसके लिए HTML में एक कोड होता है, उसको आप याद रख लीजिएगा। उसका कोड है ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये वाला कोड होता है। इसको आप कहीं भी टाइप करोगे तो आपका जो कंटेंट होगा वो एक स्पेस आगे पहुँच जाएगा। जैसे मैंने एक स्पेस एंटर किया है तो एक स्पेस आगे बढ़ रहा है। मैं इसको एक और बना देता हूँ, 2 3 4 5 मैंने बना दिए हैं। तो आप देख पाओगे कि जो हमारा कंटेंट है वो यहाँ से 5 स्पेस आगे आ चुका है। HTML में किसी भी आप कह सकते हो वर्ड को आगे बढ़ाने के लिए स्पेस अगर ऐड करना है तो वो इस कोड से स्पेस ऐड होगा। प्रोजेक्ट PDF फाइल दूंगा जो कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से जो आपकी नेस्टेड लिस्ट है या डेफिनेशन लिस्ट है उनको अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं इमेज टैग की तरफ। इमेज टैग क्या होता है उसको भी हम अच्छे से समझेंगे। HTML फाइल के अंदर आपको अगर इमेज इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हम इमेज टैग का यूज करते हैं। उसका टैग है, आप टाइप कीजिए इमेज SRC यानी कि इमेज सोर्स होता है इसका मतलब इक्वल इन्वर्टेड कॉमा एन। इसके बाद आपको यहाँ पे कर दीजिए इसको क्लोज। ये आपका एक अनपेयर टैग होता है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस सोर्स कोड के अंदर आपको यहाँ पे अपना इमेज का पाथ देना होता है। इसको आप 2 तरीके से दे सकते हो, आप इसको ध्यान से समझिएगा। पहला कि अगर आपकी इमेज और आपकी जो फाइल है वो एक ही जगह पे हैं तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आप इमेज की प्रॉपर्टीज़ पे जाइए। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि इसका फाइल ऑफ टाइप क्या है। या जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना JPG, तो आपको सिंपली आना है अपनी फाइल के अंदर जहाँ पे आपकी फ़ाइल है। यहाँ पे आने के बाद आपको टाइप करना है इमेज का नाम, जो कि मेरी इमेज का ये नाम है .jpg। ये आपको टाइप करने के बाद आपको अपना आना है अपनी फाइल को शो करना है। देन आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो मेरी इमेज थी वो यहाँ पे एंटर हो चुकी है। और अगर आपकी जो फाइल है और इमेज है वो अलग अलग हो तब आप कैसे इंसर्ट करोगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है अपनी इमेज के पास। जैसे मेरी इमेज ये वाली है, इस पे मैं जाऊंगा एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करूंगा। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद सबसे पहले आपको इसका लोकेशन कॉपी करना होगा। इसका आप लोकेशन कॉपी कीजिए। लोकेशन कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे जो सोर्स कोड है वहाँ पे इसको डाल देना है। इसको डालने के बाद आपको ये सिंबल चाहिए होगा। इसके बाद क्या करना है, आपको इसका नेम कॉपी करना है। यहाँ से नेम कॉपी करने के बाद सिंपल आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जो फाइल ऑफ टाइप था, टाइप ऑफ फाइल जो है जैसे हमारा ये है JPG, तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा JPG। आप इसका जो है प्रीव्यू यहाँ देख सकते हो। जो हमारी फाइल है वो इंसर्ट यहाँ पे हो चुकी है। इस तरीके से आप दोनों तरीके से अपनी फ़ाइल को इंसर्ट कर सकते हो। जब आपकी फ़ाइल और आपकी जो इमेज फाइल है दोनों एक ही फोल्डर में या एक ही जगह पे हों तो आपको सिंपली नेम एंटर कर देना है। अगर आपकी फ़ाइल एंड आपकी जो इमेज फाइल वो अलग अलग हों तो आपको इसका पाथ यहाँ पे सोर्स कोड के अंदर आपको एंटर करना होगा। ये बात ध्यान रख लीजिए। आप इसको लोकेशन कॉपी करने के बाद आपको ये साइन 100% लगाना होगा। अगर आप ये नहीं लगा दो तो आपकी इमेज इंसर्ट नहीं होगी। ये तो होता है हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट है इसमें अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है जैसे अगर अभी तो हमारी इमेज फाइल आ चुकी है, इंसर्ट हो चुकी है, बाय द वे नहीं आती है तो यहाँ पे क्या शो होगा, उसके लिए हम अल्टरनेट का यूज़ करते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं जो भी हमारा अगर एंटर इमेज इंसर्ट नहीं होती है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे। जैसे मैं लिखने वाला हूँ पाथ चेंज, ये मैंने लिखा हुआ है। अभी तो हमारी जो इमेज है वो शो हो रही है। अब मैं अपने कंप्यूटर में जाके जो इमेज है उसका मैं पाथ चेंज कर देता हूँ। यहाँ से कट करके मैं इसको इस फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दी है। अब आप देखिएगा जो हमारी फ़ाइल का प्रीव्यू है वो क्या दिखाता है। हमारी फ़ाइल वहाँ से चेंज हो चुकी है, मैंने उसका पाथ चेंज कर दिया तो यहाँ पे दिखा रहा है पाथ चेंज। यहाँ पे वही नोटिफिकेशन दिखाएगा जो आपने
अल्टरनेट के अंदर इंसर्ट किया होगा। जैसे मैंने यहाँ पे पाथ चेंज दिखाया तो पाथ चेंज आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एरर लिख देता हूँ तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे भी एरर ही शो होगा। ये होता है हमारा अल्टरनेट का यूज़। इसके बाद हमारा होता है अलाइनमेंट। इमेज का अलाइनमेंट कैसे हम कर सकते हैं। HTML के अंदर हम इमेज के अलाइनमेंट्स को दो तरीके से यूज़ करते हैं। पहला होता है आप केवल आपके पास इमेज है, इसी का अलाइनमेंट आपको चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। सेकंड होता है किसी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको इसका अलाइनमेंट चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं अगर आपके पास सिंपल इमेज है तो इसका अलाइनमेंट कैसे चेंज करेंगे। HTML के अंदर इसके ओनली दो अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट एंड राइट अलाइनमेंट। लेफ्ट वो डिफ़ॉल्ट की तरफ से होता है, डिफ़ॉल्ट। अब हम चलते हैं राइट अलाइनमेंट की तरफ, तो इसको में टाइप कर देंगे आप राइट। आप देख पाओगे जो हमारी इमेज लेफ्ट में थी अब वो राइट में आ चुकी है। ये होता है राइट अलाइनमेंट। CSS के अंदर आप ये भी सीखोगे आप अपनी इमेज को सेंटर में कैसे ला सकते हो। अभी तो ये ऊपर है, बॉटम में कैसे ला सकते हो, मिडिल में कैसे ला सकते हो, इन सभी के बारे में हम CSS में पढ़ रहे होंगे। लेकिन HTML के अंदर आपको अभी इतना ही जानना है कि अलाइनमेंट इसका राइट होता है। अगर आपको इमेज HTML के अंदर नीचे लानी है तो आपको यहाँ से सिंपली करना कुछ नहीं है, ब्रिक टैग का यूज़ मैंने आपको बताया था उसी का आपको यूज़ करना है। यहाँ पे आपको BR टैग करना है तो यहाँ पे ये इमेज थोड़ा नीचे आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। जब हमारा टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी इमेज के अलाइनमेंट को चेंज करते हैं तो कैसे यूज होगा। ये मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट एंटर कर लिया है, देख पा रहे हो आप। अब मैं इस इमेज का साइज़ थोड़ा छोटा करने वाला हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इसके जो हमारे 5 अलाइनमेंट्स होते हैं इनको हम अच्छे से जानेंगे। ये हमारा एक टेक्स्ट है एंड इसके अकॉर्डिंग हमें इस इमेज का अलाइनमेंट चेंज करना है। अभी आप देख पा रहे हो कि ये इमेज जो है ये इसके लास्ट में आ रही है, बॉटम में आ रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अलाइनमेंट लगाएंगे जो है लेफ़्ट अलाइनमेंट। तो इसके लिए हम टाइप करेंगे लेफ़्ट। इस अलाइनमेंट से जो हमारी इमेज है वो टेक्स्ट के लेफ़्ट साइड में चली गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अगर आप यहाँ पे राइट अलाइनमेंट यूज़ करोगे तो जो हमारी इमेज है वो राइट साइड में यहाँ इस साइड आ जाएगी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। जैसे हमारा टेक्स्ट यहाँ है तो हमारी इमेज यहाँ पे राइट साइड में आ चुकी है। सेकंड हो गया आपका। थर्ड है हमारा टॉप अलाइनमेंट। टॉप अलाइनमेंट में क्या होगा, जो हमारी इमेज है वो टेक्स्ट के टॉप में आ जाएगी। जैसे आप देख पा रहे हो ये हमारा टेक्स्ट है, इमेज इसके टॉप साइड में आ चुकी है। फोर्थ होता है हमारा बॉटम अलाइनमेंट। जैसे इसमें तो हमारा इमेज जो है टॉप में आ चुका है, इसमें हमारी जो इमेज है वो बॉटम साइड में आ जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे थी, इस टेक्स्ट का बॉटम ये है तो इमेज भी यहीं पे आ चुकी है। फिफ्थ अलाइनमेंट होता है हमारा मिडिल अलाइनमेंट। मिडिल अलाइनमेंट में क्या होगा, मिडिल अलाइनमेंट में जो हमारी इमेज और टेक्स्ट है ये इमेज हमारी इस टेक्स्ट के मिडिल में आ जाएगी। जैसे आप देख पा रहे हो ये हमारा टेक्स्ट है, इसका मिडिल के अकॉर्डिंग ये हमारी इमेज यहाँ पे सेट हो चुकी है। ये होते हैं हमारी इमेज के अलाइनमेंट्स। HTML के अंदर इतने अलाइनमेंट्स हैं इमेज के, लेकिन आप CSS में पढ़ोगे तो काफ़ी तरीके से आप अपनी इमेज को एडजस्ट कर सकते हो पूरे पेज के अकॉर्डिंग। मार्क्यू टैग। इस टैग की मदद से हम अपने टेक्स्ट या इमेज या हम जो भी HTML के अंदर बनाते हैं उसके अंदर हम मोशन ऐड कर सकते हैं या उसको स्क्रीन पर हम चला सकते हैं। यह एक पेयर टैग होता है। पेयर टैग एंड अनपेयर टैग क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके 7 एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो हमारे HTML एलिमेंट के डिस्प्ले और बिहेवियर को एडजस्ट करते हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। मार्क्यू के 7 एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि आपको सामने दिख रहे हैं। डायरेक्शन होता है, हाइट, विड्थ, स्क्रॉल अमाउंट, बीजी कलर, बिहेवियर एंड लूप। इन सब के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन में क्या होता है, जो हम अपने टेक्स्ट में मोशन ऐड करेंगे या उसको चलाएंगे तो उसको डायरेक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो हम डायरेक्शन के अंदर देखते हैं। जैसे मैं आपको ले चलता हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर में, वहाँ पे मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मार्क्यू टैग स्टार्ट कर लिया है, इसके बाद मैं मार्क्यू टैग क्लोज कर दिया। यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ दिस इज़ मार्क्यू टैग, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। इसका प्रीव्यू यहाँ देखिए, ये आपको शो हो रहा होगा। ये जो हमारा टेक्स्ट है वो राइट साइड से आ रहा है, लेफ़्ट साइड की साइड जा रहा है। ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे मूव कर रहा है। इसके हम डायरेक्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं
वो हम इसके नेक्स्ट एट्रीब्यूट में देखते हैं। तो इसके लिए हमको यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे टाइप करेंगे हम डायरेक्शन इक्वल इन्वर्टेड कॉमा। इसके अंदर हमें लिखना होगा, जैसे अभी आपने यहाँ देखा है जो हमारा टेक्स्ट है वो राइट साइड से आ रहा है एंड लेफ़्ट साइड में जा रहा है। तो हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी हो, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ राइट, तो राइट का मतलब क्या है, जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ़्ट साइड से आएगा ना राइट साइड की साइड जाएगा। जैसे आप देख पाओगे हमारा टेक्स्ट जो है लेफ़्ट साइड से आ रहा है एंड राइट साइड की साइड जा रहा है। ये होता है हमारा टेक्स्ट की डायरेक्शन का। और जैसे मुझे इसकी अभी तो हमने देख लिया लेफ़्ट एंड राइट, अब हमको ये टेक्स्ट ऊपर नीचे मूव कराना हो तो हम उसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम डायरेक्शन यूज़ करेंगे अप से क्या होगा, जो हमारा टेक्स्ट है इसके पहले मैं हाइट बढ़ा देता हूँ इसको, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। हाइट इक्वल इसकी मैं रख देता हूँ 50। आप देख पा रहे हो जैसे मैंने हाइट डायरेक्शन को रखा है अप, तो जो हमारा टेक्स्ट है वो डाउन से अप की ओर जा रहा है, यानी कि हम जो जहाँ पे टाइप करते हैं जो हमारा टेक्स्ट है उसी साइड मूव करता है। जैसे अब मैं अप की जगह पे यहाँ पे करता हूँ डाउन, तो आप देख पाओगे कि जो हमारा टेक्स्ट है वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा, अप से डाउन की ओर आएगा। ये 4 होती हैं हमारी डायरेक्शंस। इसके बाद हम चलते हैं, डायरेक्शन आपने अच्छे से समझ लिया, इसकी यह 4 डायरेक्शन होती हैं। इसके बाद हम चलते हैं इसके विड्थ एंड हाइट की तरफ। विड्थ एंड हाइट से क्या होता है, हम जो मार्क्यू हमारा जो टेक्स्ट चलेगा वो कितनी विड्थ एंड कितनी हाइट के अंदर चलेगा वो हम इस यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। हाइट के बारे में भी सेम वही प्रोसेस है। तो इसके लिए मैं चलता हूँ टेक्स्ट एडिटर में। यहाँ पे जैसे मैंने आपको हाइट का तो बता दिया, हाइट हमने 50 रखा था, तो जो हमारा टेक्स्ट था ये भी जो हमारी इसकी डायरेक्शन बन चुकी है 50 के अंदर चल रहा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले मैं इसमें बैकग्राउंड कलर एंटर कर देता हूँ। BG कलर इक्वल मैंने यहाँ पे रख दिया रेड। तो आप देख पा रहे हो जो हमारा मार्क्यू की हाइट है वो 50 के अंदर इतना हो चुका है। अभी मैं इसकी जो विड्थ है उसको मैं चेंज करता हूँ। विड्थ इक्वल इसमें इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे मैं रखता हूँ ओनली 100। देन आप देख पाओगे कि जो हमारी इसकी हाइट है वो 100 के अकॉर्डिंग आ चुकी है। अब मैं इसको यहाँ से ज़्यादा करता हूँ, मैं करता हूँ इसको 800। देन आप देख पाओगे कि जो इसकी विड्थ है वो हमारी 800 हो चुकी है। ये होता है हमारा विड्थ एंड हाइट का यूज़। यहाँ पे मैं BR टैग यूज़ कर लेता हूँ जिससे कि आपको ये अच्छी समझ में आए। इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे, जो है हमारा स्क्रॉल अमाउंट एंड BG कलर। स्क्रॉल अमाउंट में क्या होता है, जैसे अभी तो हमारे टेक्स्ट की स्पीड है वो नॉर्मल है, हम अपने टेक्स्ट की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, और जो जितनी नॉर्मल है या डिफ़ॉल्ट आप कह सकते हो उसको हम कम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्क्रॉल अमाउंट। एंड BG कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। आप इससे जो हमारा मार्क्यू का बैकग्राउंड है जितने में वो मूव करेगा उसके बैकग्राउंड के कलर को हम चेंज कर सकते हैं। ये दोनों मैंने आपको बैकग्राउंड कलर तो बता दिया है। अब हम चलते हैं स्क्रॉल अमाउंट हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आ चुके हैं अपने टेक्स्ट एडिटर में। यहाँ पे मैं मार्क्यू के अंदर ही टाइप करूँगा स्क्रॉल अमाउंट फुल इन्वर्टेड कॉमा। जैसे मैं इसको यहाँ से 100 करता हूँ, आप देख पाओगे कि जो मार्क्यू की स्पीड है वो फास्ट हो चुकी है। ये होता है स्क्रॉल अमाउंट का यूज़। या अभी फास्ट है आपको कम करना है तो आप इसको सिंपली यहाँ से 10 कर सकते हो। 10 से क्या होगा, जो हमारी मार्क्यू की स्पीड है वो इससे और भी कम हो जाएगी। आप ज़्यादा कम करना तो 1 कर दीजिए। आप देख पाओगे यहाँ पे मार्क्यू की स्पीड कितनी कम हो चुकी है। एंड बैकग्राउंड कलर मैंने आपको बता दिया था पहले ही, बैकग्राउंड कलर्स को हम कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट एट्रीब्यूट पे, जो है हमारा बिहेवियर एंड लूप। बिहेवियर से क्या मतलब है, जो हमारा टेक्स्ट मूव कर रहा है इसका बिहेवियर हम कैसे रखना चाहते हैं। इसके मेनली 2 तरीके से हम करते हैं, 2 तरीके से करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा अल्टरनेट,
अल्टरनेट से क्या मतलब है कि जैसे हमारा टेक्स्ट जो है मूव कर रहा है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो हमारा टेक्स्ट है वो जो हाइट एंड विड्थ है उसके अकॉर्डिंग अंदर जाता है, देन वापस फिर आ जाता है। ये होता है हमारा नॉर्मल जो बिहेवियर है। अगर हम इसका बिहेवियर चेंज कर दें, अल्टरनेट कर दें, तो अल्टरनेट करने से क्या होगा, जो हमारा ये टेक्स्ट है वो इसके अंदर नहीं जाएगा, ओनली वो विड्थ जो हमारी है एंड हाइट है उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, मैंने बिहेवियर एट्रीब्यूट यूज़ किया हुआ है, तेना आप यहाँ देख पा रहे हो कि जो हमारा टेक्स्ट है वो जो हमारी हाइट है उसके बाहर नहीं जा रहा है, ओनली उसी के अंदर ऊपर नीचे हो रहा है। ये होता है हमारा अल्टरनेट एट्रीब्यूट का यूज। इसके बाद हम इसमें एक और यूज कर सकते हैं जो है हमारा स्लाइड। इससे क्या होगा, जो हमारा टेक्स्ट है वो ओनली एक बार रन करेगा, उसके बाद वो रुक जाएगा। जैसे इसको मैं यूज करके आपको दिखाता हूँ। बिहेवियर अभी मैंने अल्टरनेटिव किया हुआ है तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ एंड इसकी जगह पे मैं लगाता हूँ स्लाइड। स्लाइड मैंने एंटर कर दिया है। अब आप देख पाओगे कि जो हमारा टेक्स्ट है वो एक बार आएगा एंड इसके बाद जो हमारा टेक्स्ट है वो रुक जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये रुक चुका है। इसके बाद हमारा जो इसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है हमारा लूप। लूप का मतलब क्या है, जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम फिक्स बार चला सकते हैं, यानी कि जैसे 4 बार चलाना हो या 5 बार चलाना हो तो वो उतनी ही बार चलेगा। उतनी बार चल के वो टेक्स्ट हमारा गायब हो जाएगा डिस्प्ले से, डिस्प्ले पे नहीं रहेगा। जैसे आप यहाँ देख पाओगे, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने बिहेवियर किया हुआ है स्लाइड, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से कट। इसको मैं यहाँ करता हूँ लूप इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे मुझे करना है 2, मैंने ये 2 एंटर कर दिया है। आप देख पाओगे कि जो हमारा मार्क टैग है वो एक बार जाएगा, दूसरी बार फिर आके फिर चला जाएगा और तीसरी बार में वो हमारा जो टैग है नहीं आएगा। जैसे आप देख पा रहे हो मेरे 2 बार काउंट हो चुका है। अब वो डिस्प्ले में नहीं रहेगा, बाहर रहेगा। ये होता है हमारा लूप का वर्क। पूरा अगर हम मार्क टैग की बात करें तो वो इस तरीके से बनता है। जैसे आपने आगे देख रहे हो मार्क यू है, उसके बाद हमारा डायरेक्शन है, 4 डायरेक्शंस होती हैं, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन। इसके बाद हाइट है, हाइट एंड विड्थ आप इसको कितना भी रख सकते हो मार्क के अंदर। इसके बाद हमारा बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर, इसको आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। इसके बाद ये स्क्रॉल अमाउंट है। इसके बाद बिहेवियर है, इसके मैंने 2 आपको बता दिया, अल्टरनेट एंड स्लाइड। लास्ट एट्रीब्यूट जो होता है हमारा वो है लूप, इसको भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। इसके बीच में होता है हमारा टेक्स्ट या जो भी आपकी इमेज है वो, एंड इसके बाद हमारा मार्क टैग हो जाता है क्लोज। नेक्स्ट टैग के अंदर हम जानेंगे कि HTML के अंदर ऑडियो या वीडियो फाइल को हम कैसे इंसर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर में। यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना होगा ऑडियो, इसके अंदर आपको टाइप करना होगा कंट्रोल्स एंड SRC यानी कि सोर्स। जैसे मैंने आपको बताया था इमेज में कि इमेज का सोर्स कोड कैसे एंटर करते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको सोर्स कोड एंटर करना होगा। जैसे कि मेरे डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल पड़ी हुई है, ये मेरी ऑडियो फाइल है, मैं इसको उसमें एंटर करके दिखाता हूँ। इसके आप जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पे आपको सिंपली इसका नेम कॉपी कर लेना है। नेम कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप ऑफ फाइल भी देख लेना है। जैसे ये है .mp3, तो आपको आना है अपने टेक्स्ट एडिटर में, यहाँ पे आपको टाइप कर देना है इसका नेम एंड लास्ट में .mp3, ये आपने एंटर कर दिया। इसके बाद आएंगे हम अपने ब्राउज़र में, यहाँ पे आप इसमें देखिए ये हमारी जो फाइल है वो इसमें ओपन हो चुकी है। सोर्स कोड आपको एंटर करने के लिए मैंने 2 तरीके बताए थे, जैसे इमेज में बताए थे। पहला, जैसे आपके फाइल और आपका जो ऑडियो फाइल है वो एक जगह पे हो तो कैसे एंटर करेंगे, एंड अगर अलग हो आपकी ऑडियो फाइल तो कैसे एंटर करेंगे, ये मैं आपको इमेज के जो आपको बताया था एंटर करना उसमें बता चुका हूँ। और आप यहाँ देख पा रहे हो कि हमारी ऑडियो फाइल इसमें आ चुकी है। यहाँ से आप इसको चालू करोगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ से ये चल रही है, यानी कि हमारी ऑडियो फाइल इसमें आ चुकी है। यहाँ से आप इसके वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो, कम या ज़्यादा करना हो। इसमें आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप अपने जो ऑडियो आपकी प्ले होगी उसकी स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हो, उसको हम बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। एंड इससे आप अपनी जो ऑडियो फाइल है उसको काट के आगे भी चला सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। ये तो होगा हमारा कि हम
अपनी जो HTML फाइल है उसके अंदर ऑडियो कैसे इंसर्ट करते हैं, सेम इसी तरीके से हम नेक्स्ट टैग का यूज़ बताएंगे, जो है हम HTML के अंदर वीडियो कैसे इंसर्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको टाइप करना होगा वीडियो टैग, इसके अंदर आपको टाइप करना है कंट्रोल्स टाइप करने के बाद आपको टाइप करना होगा सीधा उसी तरीके से सोर्स। यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, जैसे मेरी एक ये वीडियो पड़ी है, इसकी जाएंगे हम प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ से आपको नेम कॉपी करना है एंड लास्ट में टाइप ऑफ फाइल भी देख लेना है, जैसे इसका है .mp3। अब हम जाएंगे अपने टेक्स्ट एडिटर में, यहाँ पे हम टाइप करेंगे फाइल नेम .mp4। ये हमारी जो वीडियो फाइल है वो इंसर्ट हो चुकी होगी। अब आप यहाँ देख पा रहे हो ये हमारी वीडियो फाइल है वो इंसर्ट हो चुकी है, लेकिन इसका हाइट एंड विड्थ जो हमारी ओरिजिनल फाइल है उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। इसके हम एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर लेते हैं, जैसे इसका हम विड्थ कम करना हो तो हम टाइप करेंगे विड्थ इक्वल, मैं इसका रखता हूँ 400 एंड इसकी हाइट को भी मैं कंट्रोल करता हूँ, इसकी हाइट को मैं रखता हूँ 400। आप देख पाओगे, इसको मैं करता हूँ सेव। आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये हमारी जो फाइल है यहाँ पे भी आ चुकी है। हमने इसका जो हाइट और विड्थ है वो कंट्रोल कर लिया है, उसको हमने चेंज कर दिया है। आप जैसे इसको यहाँ पे चालू करोगे तो आपकी वीडियो देखिए ये चालू हो चुकी है। यहाँ से आप इसका ऑडियो कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको फुल स्क्रीन में देखना है तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका फुल स्क्रीन में हो जाएगा। अगर आपको बाहर निकलना है फुल स्क्रीन से तो आपको इसके जो आपके कीबोर्ड में बटन होता है उसको क्लिक कीजिए तो आप फुल स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। एंड 3 डॉट पे आपको क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट इसका यूज़ है कि आप जो अपनी वीडियो फाइल है उसको अगर स्पीड में देखना हो तो आप इस पर क्लिक कीजिए, और अगर आपको जो आपकी फ़ाइल है उसको आप एक पिक्चर इन पिक्चर यानी कि शॉर्ट बॉक्स में आपका ये जो वीडियो है वो चलने लगेगा। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो ये एक शॉर्ट वीडियो में आ चुका है, आप इसको यहाँ से भी चला सकते हो, ये होता है उसका यूज़। तो इस तरीके से हम अपने HTML फाइल के अंदर ऑडियो या वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट टैग पर चलते हैं, जो है हमारा कि हम अपनी जो कई फाइल्स हैं उनको हम एक दूसरे से कैसे लिंक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक अदर फाइल बनाई हुई है डेस्कटॉप पे, ये हमारी फाइल है, इसको मैं इसी फाइल से कैसे अटैचमेंट कर सकता हूँ। तो इसके लिए हमको सिंपली करना क्या है, तो इसके लिए हमारा एक टैग यूज होता है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारा एक टैग है। इसके यहाँ से हम इसके वजह से हम अपनी कई फाइलों को एक साथ लिंक के द्वारा जोड़ सकते हैं। ये हमारा होगा। इसके अंदर हमें अपनी जो फाइल है उसका सोर्स कोड एंटर करना होगा। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो ये मेरी फाइल है, मुझे इसका सीधा आप जाना है प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ से इसका नेम कॉपी करना है एंड टाइप ऑफ फाइल, जैसे कि ये है .html। तो करना क्या होगा, हम जाएंगे टेक्स्ट एडिटर में, यहाँ पे आके इसका नेम एंटर कर देना है, जैसे वो था f2.html। ये हमारी थी जो सेकंड फाइल थी। जैसे मैं इसको देखता हूँ लिंक, और अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि हमारी वीडियो के लास्ट में जो मैंने टाइप किया था लिंक यहाँ पे आ चुका है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक हैंड करके आइकन आ रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारी लिंक क्रिएट हो चुकी है। अगर आप इस पर क्लिक जाओगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये एक कर्सर के जैसे टाइप हो रहा है, यानी कि ये हमारी कोई लिंक वगैरह नहीं है, ये ओनली हमारा टेक्स्ट है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक हैंड बन के आ रहा है, इसका मतलब ये हमारी लिंक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो हमारी सेकंड फाइल है वो इसमें ऑलरेडी ओपन हो जाएगी। मेनली ये होता है हमारा लिंक टैग का यूज़। इससे हम अपनी कई फाइल्स को, कई इमेजेस को, कई वीडियोज़ को लिंक कर सकते हैं। इसका आगे बहुत यूज़ होगा। अभी आप ये देख लीजिए कि लिंक हम कैसे क्रिएट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टैग की तरफ, जो है हमारा टेबल। HTML के अंदर हम कैसे टेबल क्रिएट करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमको टाइप करना होगा टेबल टैग। चालू करने के साथ साथ आपको इसको बंद भी कर देना है। इसमें हम जो सबसे पहले टाइप करते हैं वो हमारा TR। TR क्या है? TR टेबल के अंदर एक रो को बताता है। रो होगी, कॉलम एंड सेल, ये क्या होते हैं मैं इनको आपको अच्छे से बताता हूँ। इसके लिए हम चलते हैं अपने एक्सेल में। जैसे यहाँ पे हमारा एक एक्सेल ओपन हो चुका है।
यहाँ पे आप जो ये देख पा रहे हो ये पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन को हम बोलते हैं रो। जैसे ये फर्स्ट रो हो गई, इसके लास्ट में ये पूरी यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक जो होगी सेकंड, ये सेकंड रो हो गई। इसके नीचे आप देख पा रहे हो ये पूरी ये थर्ड रो हो गई। तो इनको हम बोलते हैं रो। एंड जो आपके ये खड़े हैं जैसे ए वाला ये जो पूरा है इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। ये बी वाला कॉलम हो गया, ये सी कॉलम हो गया, इनको हम बोलते हैं कॉलम। बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी रो है कौन सी कॉलम है, तो इनको हम आज अच्छे से एक ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं। जैसे आप कोई भी बच्चा देखते हो तो वो रोता कैसे है, लेट के। तो जो हमारी रो है वो जितनी भी रो है हमारी सब वो लेटी हुई हैं। जैसे ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड, तो जो हमारी रो होती हैं वो लेटी हुई होती हैं। और जैसे हम कोई अपना घर वगैरह बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या खड़े करते हैं, कॉलम्स। तो ये जो हमारे खड़े हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। आई होप आप इनको अच्छे से समझे होंगे। बच्चे हमेशा लेट कर होते हैं, इसे रो से याद रख लेंगे कि जो लेटी हुई हैं वो रो हैं। एंड घर में सबसे पहले हमारे होते हैं कॉलम्स, जो खड़े हैं वो होते हैं हमारे कॉलम्स। एंड जो रो एंड जो कॉलम है वो जो एक जगह पे मिलते हैं उसको हम बोलते हैं सेल। जैसे एक ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, ये होते हैं हमारे सेल। आई होप आप इनको अच्छे से समझे होंगे। तो इसमें जो हमारी TR है वो एक रो को बताती है एंड इसके अंदर ही हम अपने डेटा को एंटर करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले या तो टाइप करेंगे TD या टाइप करेंगे TH। TD या TH हमारे दोनों एक सेल के तरह ही काम करते हैं। जैसे आपने एक्सेल में देखा था कि ये हमारे सेल होते हैं, इन्हीं के अंदर हम डेटा अपना एंटर करते हैं ना। ठीक उसी प्रकार हम HTML के अंदर एक सेल क्रिएट करने का काम TD और TH का होता है। दोनों का काम सेम होता है, लेकिन फ़र्क दोनों में इतना है, जो हमारा TH है वो एक टेबल में जो डेटा लिखा जाएगा उसको एक हेडिंग के तौर पे दिखाता है, लेकिन जो TD है वो हमारा नॉर्मल होता है। जैसे मैं आपको सबसे पहले इसमें TH का ही यूज करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है HTML, ये मैंने एक लिख दिया एंड इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। अब आप देख पाओगे HTML में ये जो हमारा है ये बोल्ड में आ रहा है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं इसको यहाँ से TD कर देता हूँ तब आप देख पाओगे कि जो हमारा टैग होगा वो बोल्ड में नहीं आ रहा है, वो हेडिंग के तौर पे नहीं आ रहा है। तो TD और TH में मेनली ये फ़र्क होता है। आई होप आपको TD और TH अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको और अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं अब टेबल के अंदर ही एक बॉर्डर ऐड कर देता हूँ जो टेबल के चारों ओर दिखाएगा। इसको मैं रख देता हूँ 2। इसमें जो हम TD या TH बनाते हैं, टेबल की हेडिंग या जो डेटा बनाते हैं, वो हमारा रो के अकॉर्डिंग चलता है। यानी कि जो मैंने बताया था ना आपको, सीधी लाइन के अकॉर्डिंग चलता है। जो डेटा हम इसमें एंटर करते हैं ना वो पूरा लाइन के अकॉर्डिंग ही चलता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया TD में लिखा जैसे 1। इसके बाद मैं एक और यहाँ पे अगर TD क्रिएट करूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ 2। इसके बाद मैं इसको करता हूँ क्लोज। इसके बाद एक और TD क्रिएट करूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 एंड इसको भी करता हूँ क्लोज। तो आप देख पाओगे कि जो हमारे 1 2 3 हैं वो लगातार इस तरीके से आएंगे, ना कि इस तरीके से। तो जब टेबल जो रो होती है ना हमारी, वो इसी तरीके से काम करती है। इस रो के अंदर जो डेटा लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, रो के अकॉर्डिंग, ना कि कॉलम्स के अकॉर्डिंग। आई होप आप अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। जो हमारे रो के अकॉर्डिंग ही हमारा डेटा एंटर किया जाता है। अब जैसे मैं इसको यहाँ से TD को हटा के TH क्रिएट करता हूँ, इसको मैं बनाता हूँ एक टेबल अच्छी वाली। इसको मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर। यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर लिख दिए। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ TD को TH में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसमें मैं जैसे यहाँ से लिखता हूँ नेम, इसको भी मैं H कर देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से H कर देता हूँ एंड इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे एड्रेस एंड इसको भी कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। आप देख पा रहे हो कि जो हमारी टेबल की जो फर्स्ट जो ऊपर हेडिंग होती है वो हमारी क्रिएट आ चुकी है, बन के आ चुकी है। इसके बाद हम यहाँ से कर देते हैं TR को क्लोज। ये हमारा ये जो रो है ये क्रिएट हो चुका है कंप्लीट। अब हम जो इसमें लिखेंगे वो डेटा इस TR के अंदर नहीं जाएगा। इसके लिए हम टाइप करते हैं TR। दूसरी मैंने एक रो बना ली है, इसके अंदर मैं TD के द्वारा डेटा लिखूँगा, क्योंकि मुझे अब डेटा को बोल्ड नहीं करना है, हेडिंग नहीं बनानी है। जैसे मैं यहाँ लिख दिया TD, जो हमारा फर्स्ट सबसे पहले क्या है सीरियल नंबर,
तो मैंने सीरियल नंबर के नीचे लिख दिया 1। इसको मैं करता हूँ क्लोज। इसके बाद मुझे दूसरी TD बनाई, नेम है हमारा नेम। अब नेम के अंदर मैं कुछ भी नाम लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ सोहन, ये मैंने दूसरा नेम लिख दिया। इसके बाद मैं इसका एड्रेस लिख देता हूँ। जैसे मैं एड्रेस बनाने के लिए मैं TD क्रिएट करूँगा, इसके अंदर ही मैं यहाँ से इसको करता हूँ क्लोज। इसके अंदर मैं इसका एड्रेस लिखूँगा, जैसे मैं लिख देता हूँ इसका एड्रेस UP, ये मैंने लिख दिया इसका एड्रेस। अब आप यहाँ देख पा रहे हो सीरियल नंबर के नीचे सीरियल नंबर, नेम के नीचे नेम, एड्रेस के नीचे एड्रेस, ये बन गई हमारी एक रो। ठीक इसी तरह से हम कई और रो एंटर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, एंड अपनी जो टेबल है उसको और कई अच्छा तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैं एक और आपको TD या ये कहो आप रो क्रिएट करके दिखाता हूँ। आप यहाँ से देख पा रहे हो कि जो हमारी एक और रो थी वो भी क्रिएट हो चुकी है। तो हम टेबल को इस तरीके से बना सकते हैं। अब मैं इसके बात करता हूँ इसके टेबल के एट्रीब्यूट्स की। अभी आपने समझ लिया कि टेबल को बनाना कैसे है, अब इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला इसका एट्रीब्यूट था वो था बॉर्डर, जो मैंने आपको बता दिया कि आप अपने अगर बॉर्डर को नहीं रखोगे, कुछ भी नहीं रखोगे, तो ये जो आप देख पा रहे हो इसको मैं करता हूँ क्लोज। अगर आप बॉर्डर नहीं रखते हो तो जो हमारी टेबल है वो उसमें से जो बॉर्डर था वो पूरी तरीके से हट जाएगा। अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो आप टाइप कीजिए बॉर्डर, यहाँ पे आप कुछ भी दे लीजिए आपका मन करे। जैसे मैं 10 देता हूँ तो आप देख पा रहे हो 10 के अकॉर्डिंग आ रहा है। मैं इसको 100 कर देता हूँ, अब देख पाओगे कि ये 100 के अकॉर्डिंग कितना बड़ा होके आ रहा है। तो अच्छा है, मैं इसको 4 पे रखता हूँ। अब देख पा रहे हो कि हमारी टेबल जो अच्छे तरीके से शो हो रही है। ये होता है हमारा इसका फर्स्ट एट्रीब्यूट। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं इसका सेकंड एट्रीब्यूट, जो है हमारा बॉर्डर कलर। अगर आपको बॉर्डर का कलर चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो आपको सिंपल टाइप करना होगा बॉर्डर एंड कलर। बॉर्डर कलर आपको टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है रेड, जैसे मैंने रेड लिख दिया है। तो आप देख पा रहे हो जैसे मैंने लिखा बॉर्डर कलर यहाँ पे हमारा रेड हो चुका है। अब मैं इसको अगर कर देता हूँ ब्लू करता हूँ तो आप देख पाओगे कि इसका कलर भी हमारा चेंज हो जाएगा। ये हमारा बॉर्डर का कलर भी चेंज हो चुका है। सेकंड एट्रीब्यूट आप अच्छे से समझ गए। थर्ड एट्रीब्यूट है इसका BG कलर, यानी कि आप अपने टेबल के बैकग्राउंड को कैसे कलर चेंज कर सकते हैं। तो आपको टाइप करना होगा सिंपली BG कलर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको रेड कलर में। अब देख पाओगे कि अभी जो हमारा टेबल का बैकग्राउंड कलर वो है वाइट। जैसे मैं इस पर रेड क्लिक किया तो आप देख पा रहे हो बैकग्राउंड का जो कलर है वो भी रेड हो चुका है। आई होप आप थर्ड एट्रीब्यूट को भी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसके बाद हमारा जो इसके लास्ट बाद एट्रीब्यूट है वो हमारा इसकी विड्थ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हम टाइप करेंगे यहाँ पे विड्थ। आपको जितना विड्थ रखना है आप उतना टाइप कीजिए। तो देख पा रहे हो इसकी विड्थ बढ़ चुकी है। एंड इसके बाद इसका एट्रीब्यूट है वो इसकी हाइट को हम कैसे बढ़ाया घटा सकते हैं। यहाँ लिखा हाइट इक्वल, मैं लिख दिया, इसमें लिख देता हूँ इसमें 400। अब देख पाओगे कि जो इसकी हाइट को हम कैसे बढ़ाया घटा सकते हैं। इसकी हाइट भी बढ़ चुकी है। फ़िलहाल मैं इसको रख देता हूँ 200। आप देख पा रहे हो कि हमारी इसकी विड्थ भी बढ़ चुकी है, इसकी हाइट भी बढ़ चुकी है, बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो चुका है, एंड बॉर्डर का कलर भी चेंज हो चुका है, बॉर्डर भी एंटर हो चुका है। ये सब हमारे टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं, आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। इसके बाद हमारे कई महत्वपूर्ण और एट्रीब्यूट्स हैं, जो है हमारा फर्स्ट है सेल स्पेसिंग। सेल मैंने आपको बता दिया था सेल क्या होते हैं। जो हमारी ये आप देख पा रहे हो ये एक पूरा सेल है, इसकी स्पेसिंग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मैंने अभी लिखा है सेल स्पेसिंग, अभी मैं इसको कर देता हूँ 10। तो अभी आप देख पाओगे कि जो हमारी सेल्स के जो हमारा ये सेल था इनके बीच में स्पेस क्रिएट हो चुका है। पहले अगर आप यहाँ पे देख पाओ तो सेल स्पेसिंग नहीं करते हैं तो अपना एक नॉर्मल स्पेस था। अगर आपको इनके इस बीच का स्पेस बढ़ाना है, जैसे मैंने जो 20 करना था, तो आप करोगे तो आप देख पा रहे हो इनके बीच का जो स्पेस है वो तो बढ़ चुका है, लेकिन जो इनके अंदर का स्पेस है वो घट चुका है, क्योंकि हमारी पूरी टेबल का साइज तो फिक्स है। तो जो इसका साइज हम बढ़ाएंगे, इनके बीच का साइज बढ़ाएंगे, तो जो साइज बढ़ेगा वो भी तो कहीं माइनस होगा, तो वो इन्हीं के अंदर माइनस हो जाता है। जैसे सेल स्पेसिंग, अगर आप यहाँ से सेल स्पेसिंग को 0 कर देते हैं तो आप यहाँ देख पाओगे
कि जो हमारी लाइन थी वो गायब हो चुकी है, ओनली ये लाइंस बची हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से इसको हटाऊँ तो आप देख पा रहे हो कि सेल हमारे अलग अलग दिख रहे हैं। जैसे एक ये सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, तो आपको अलग से अच्छे से दिख रहे हैं। लेकिन जैसे आप इसको 0 करते हैं तो सेल इनके बीच का जो स्पेस है वो ख़त्म हो जाएगा और ये हमारी एक एक आपको अच्छे से अच्छा दिखेगा। ये होता है हमारा सेल स्पेसिंग। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो है हमारा सेल पैडिंग। सेल पैडिंग के अंदर क्या होता है, सेल स्पेसिंग से तो हमारे जो सेल के बाहर का स्पेस बढ़ रहा था या घट रहा था, सेल पैडिंग से हमारा होगा कि जो हमारे सेल के अंदर का जो स्पेस है वो बढ़ेगा या घटेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 लिख देता हूँ, आप देख पाओगे कि जो हमारा सेल के अंदर का स्पेस कितना बढ़ चुका है पहले के अकॉर्डिंग। जैसे मैं इसको 200 कर देता हूँ तो आप देख पा रहे हो कि इनके सेल का जो अंदर का स्पेस है वो कितना बढ़ चुका है। आई होप आप इनको अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि जो हमारा सेल स्पेसिंग है वो तो हमारे जो सेल के बाहर जो स्पेस होता है उसको कंट्रोल करता है, एंड जो सेल पैडिंग है वो सेल के अंदर के स्पेस को कंट्रोल करता है। तो ये आप अच्छे से समझ पा रहे हो सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग क्या होते हैं। आई होप आप इनको अच्छे से समझे होंगे। इसके बाद इसके दो जो महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट्स हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनको हम सीखेंगे। वो होते हैं हमारे रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। इन दोनों का क्या जो यूज होता है इन दोनों को हम अच्छे से समझेंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई है, सिंपल बनाई है। अगर हमें इसी टेबल को और कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो, या आप यहाँ पे देखिए जैसे ये टेबल नंबर 4 है, इसको मैंने क्रिएट किया हुआ है। जैसे ये टेबल नंबर 5 है, इसको मैंने बनाया हुआ है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये एक सेल है, इसके अंदर ये सारे सेल बने हुए हैं। इनको हम कैसे बनाएंगे, या आप टेबल नंबर 6 देख पा रहे हो, ये एक सेल इतना बड़ा है, इसके साइड में 2 इस सेल के अंदर ये टेबल बनानी हो, इनको हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये हमारे क्रिएट होते हैं कॉल स्पैन एंड रो स्पैन के यूज़ से। तो चलिए अब हम उनके बारे में सीख लेते हैं कि रो स्पैन एंड कॉल स्पैन का वर्क कैसे होता है, कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं यहाँ पे, मैं दूसरी टेबल क्रिएट करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टीआर क्रिएट कर लेता हूँ, इसके अंदर मैं टीडी क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ पे 4x4 की एक टेबल क्रिएट करने वाला हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने फर्स्ट रो क्रिएट कर ली है। ठीक ऐसे ही मैं इसमें 3 रो और क्रिएट करूँगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये हमारी 4 रो क्रिएट हो चुकी हैं। अभी आप यहाँ पर देख पाओगे तो ये नहीं आ रही क्योंकि हमने यहाँ पे अभी बॉर्डर ऐड नहीं किया है। तो मैं इसमें बॉर्डर ऐड कर देता हूँ 5, एंड इसके बाद मैं इसमें सेल पैडिंग दे देता हूँ, जिससे कि जो हमारे सेल हैं वो अलग ही दिखें। इसमें यहाँ पे लिखता हूँ 50। आप देख पा रहे हो कि हमारी टेबल एक नीचे क्रिएट होकर आ चुकी है। ये हमारी एक नॉर्मल टेबल है, जैसा कि आपने यहाँ पे ऊपर भी देख रखा है, एंड ये नीचे जो बनी हुई है नॉर्मल टेबल है। अगर मैं चाहूँ कि जो हमारा ये सेल है ये इन दोनों को मर्ज हो जाए, ये सेल इस दोनों के बराबर बन जाए, इन दोनों जो हमारा ये एक सेल है इन दोनों कॉलम्स के बराबर बन जाए, तो वो कैसे बनेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये सेल कौन सा है। अब देख पा रहे हो सबसे पहला सेल है, यानी कि हमारा टेबल की फर्स्ट रो ये है एंड फर्स्ट सेल ये है। तो इसमें हम जाएंगे और हमको क्या किन के बराबर करना है, कॉलम्स के बराबर करना है। तो हम लिखेंगे कॉल स्पैन, कितने हमारे कॉलम्स हैं वहाँ पे हम देख पा रहे हो, ये एक हमारा सेल है, इसको एक ये और ये 2 कॉलम्स के बराबर बनाना है। तो हमको टाइप कर देना है कॉल स्पैन इक्वल 2। अब यहाँ देख पाओगे कि जो हमारी ये सेल था इन दोनों के बराबर बन चुका है। इसको अभी आप इग्नोर कीजिए, इसको भी मैं बताऊँगा कैसे रिमूव करना है। अब आप चाहते हो कि जो हमारा ये एक सेल है जिसमें है ये इन तीनों रो के बराबर बन जाए, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन तीनों के बराबर आ जाए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए ये सेल कहाँ है। तो ये हमारा है फर्स्ट रो हमारी ये होगी, सेकंड रो का फर्स्ट सेल है। जैसे फर्स्ट रो तो हमारी ये होगी, सेकंड रो हमारी ये है, तो ये सेल है। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, ये हमें ये सेल है 3 रो के बराबर बनाना है। तो सिंपली हम यूज करेंगे यहाँ पे रो स्पैन इक्वल 3। कैसे हम एंटर कर देंगे। और आप यहाँ देख पा रहे हो ये जो हमारा सेल है तीनों के बराबर बन चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं बताता हूँ कि ये जो हमारे सेल हैं ये एक्स्ट्रा क्यों आ रहे हैं।
क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमारा एक सेल था वो दूसरे सेल में मर्ज हो चुका है। जो मर्ज हो चुका है तो हमारे यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये TD जो ये तो हमारे 4 है ना, तो एक और कहाँ जाएगा, तो वो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे साइड में आ चुका है। तो हमको इसको रिमूव करना है, तो जहाँ पे हमने जो मर्ज किया हुआ है वहीं से हम इसको हटा देंगे। जैसे यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, आप देख पाओगे कि ये यहाँ से हट चुका है। सेम हमको ऐसे इनमें करना होगा। जैसे इसका तो ये हमारा यहाँ पे सेल था वो तो हमारा इन दोनों में मर्ज हो चुका है, तो जो इन दोनों का एक एक्स्ट्रा सेल है वो हमको माइनस करना होगा। तो हम जाएंगे तीसरे में, ये हमारा फर्स्ट रो है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, यहाँ से एक माइनस कर देंगे एंड इसके बाद यहाँ से एक माइनस कर देंगे। आप देख पा रहे हो ये हमारी सेल जो हमारी टेबल है वो अच्छे तरीके से कॉम्प्लिकेटेड बन चुकी है। इसको हमने इन दोनों के बराबर बना दिया एंड इस एक सेल को इन तीनों रो के बराबर बना दिया। आई होप आपको ये कॉल स्पैन एंड रो स्पैन अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आपको एक टेबल क्रिएट करके दिखाता हूँ इसी से, तब आपको और अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हम टेबल नंबर 4 को क्रिएट करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम जो टेबल क्रिएट करते हैं इसमें सबसे पहले आपको जो हमारे सेल्स हैं उनको आपको काउंट करना है। जैसे ये हमारा फर्स्ट सेल है, देन इसके ऊपर सबसे पहला कौन सा काउंट होगा, ये वाला, ना कि ये वाला। आपको ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो हमारी फर्स्ट रो होगी उसमें हमें 4 सेल क्रिएट करने होंगे, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जैसे मैं अब इसको हटा देता हूँ यहाँ से, अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। जैसे ये हमारी 3 रो हैं, 1 2 3, और मैं इसको मैं एक और ऐड कर लेता हूँ। ये हमारी 4th रो भी क्रिएट हो चुकी है। इनको मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ यहाँ से। अब देख पा रहे हो ये हमारी 4 सेल हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। फर्स्ट सेल में हमारा कुछ ही नहीं लिखा है तो हम इसको कुछ नहीं खाली छोड़ देंगे। इन दोनों सेलों में हम लिख देते हैं जो भी हमारा डेटा लिखा हुआ है। और मैं देख पा रहे हो कि जो हमारा डेटा है वो एंटर इसमें हो चुका है। अब आप यहाँ देख पा रहे हो ये जो हमारा एक सेल है सबसे पहले वाला, इसको हमने 2 रो के बराबर बना हुआ है। तो हम इस सेल को यहाँ से रो स्पैन लगा के 2 के बराबर बना देंगे। ये हमने इसमें रो स्पैन 2 एंटर कर दिया है। अब आप यहाँ देख पाओगे कि जो हमारी इसके नीचे जो रो होगी उसमें कितने सेल होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। जो हमारी सेकंड रो बनेगी उसमें हमारे 6 सेल होंगे। तो चलिए सेकंड रो क्रिएट कर लेते हैं। इसमें मैं TR एंटर करता हूँ। ये हमारी एक बन चुकी है। इसके बाद TD, ये हमारी फर्स्ट सेल हो गई। इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। ये हमारी जो 6 सेल हैं ये वाली भी क्रिएट हो चुकी हैं। अब आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे ये तो हमारी होगी इन दोनों के बराबर, लेकिन जो हमारा ये 2019 वाला ये जो हमारा सेल है ये भी तो इन दोनों के बराबर है। तो इनको भी हम उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। इनमें हम क्या लगाएंगे, कॉल स्पैन, क्योंकि ये कॉलम्स के बराबर बन रही है तो इनको हम लगाएंगे कॉल स्पैन। यहाँ पे हम इसमें लगाने वाले हैं कॉल स्पैन इक्वल टू, इसके लास्ट में भी हम लगाएंगे यहाँ पे कॉल स्पैन इक्वल टू, एंड इसके लास्ट में भी यहाँ पे लगाएंगे कॉल स्पैन इक्वल टू। ये हमने लगा दिया है। और आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे कि ये जो हमारा सेल है ये रो के बराबर भी बन रहा है, इधर देखें तो कॉलम्स के बराबर भी बन रहा है। तो इसमें हम दोनों को यूज करेंगे। रो स्पैन तो हमने लगा दिया है यहाँ पे, इसमें हम कॉल स्पैन का भी यूज़ करेंगे। कॉल स्पैन इक्वल ये 2 हमारा यहाँ पे भी एंटर हो चुका है। आप यहाँ पे एक टेबल देखिए, ये हमारी टेबल जो है इसके अकॉर्डिंग बनती जा रही है, नहीं बन रही है। जैसे ये फर्स्ट हमारा सेल हो गया, ये फर्स्ट सेल हो गया। साइज़ पे आप अभी मत जाइएगा क्योंकि मैंने उन्हें पैडिंग ऐड किया हुआ था। जो ये साइज़ आप दिख रहे हो ये पैडिंग के अकॉर्डिंग है। इसको साइज़ को हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अभी आप खाली फॉर्मेट देख लीजिए। जैसे यहाँ पे ये 3 सेल हो गए, ये 3 सेल हैं, इनके नीचे 2-2 सेल ये हैं, सभी के नीचे 2-2 सेल ये हैं। ये क्रिएट हो चुकी है हमारी। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड रो होगा उसमें सबसे पहला हमारा ये बॉक्स है। इसके बाद सबसे ऊपर कौन सा हमारा सेल काउंट होगा, ये वाला।
स्प्रिंग के बाद में लोकल काउंट होगा, तो इसमें हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जो थर्ड हमारी रो बनेगी उसमें हमारे 8 सेल होंगे। तो चलिए इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ये हमारी फर्स्ट हो गई, इसके बाद मैं इसमें इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी हो गई है। इसके बाद मैं इसको यहाँ करूँगा पेस्ट, एंड इसमें हमें 2 ऐड और करने होंगे। तो इसमें मैं 1 2 3 ये हमने एक क्रिएट कर लिया है। अब आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो तो इसको भी हमें जो हमारी रो स्पैन है उसमें लगाना होगा। तो ये थर्ड रो का हमारा फर्स्ट सेल ये वाला है, इसमें लगा देंगे हम रो स्पैन इक्वल 2। और आप यहाँ देख पाओगे इसके प्रीव्यू में जो हमारी टेबल है वो क्रिएट हो रही है नहीं हो रही है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो हमारी फर्स्ट थी वो तो इसके अकॉर्डिंग बन चुकी है। ये थर्ड रो है, इसमें हमने अभी एक ही रो क्रिएट की है। जैसे ही हम इस रो को क्रिएट करेंगे तो ये हमारा बॉक्स ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो इसमें हम कितने बनाएंगे चौथी रो में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड 7। अब जो हमारी नेक्स्ट रो बनेगी इसमें हम बनाएंगे 7 कॉलम्स, 7 सेल्स। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, इसको मैंने कर लिया यहाँ से कॉपी। इसके बाद मैं इसको यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। इसमें अभी हमारे 8 थे तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ कट, इसमें रहेगा यहाँ 7। अब इसका प्रीव्यू आप यहाँ देखिए, ये हमारी जो है इसके अकॉर्डिंग बन चुकी है। जैसे आप देख पा रहे हो ये बॉक्स आ चुका है सीधा यहाँ पे, इसके पीछे 2 ये लाइंस ये आ रही हैं। ठीक इसी तरीके से आपको नेक्स्ट ये फॉलो करना है, ठीक इसी तरीके से यहाँ, ठीक इसी तरीके से यहाँ आपको ये लगाने होंगे। तो मैं इनको अच्छे से एक बार क्रिएट करके फिर आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ देख पा रहे हो मैंने ये टेबल क्रिएट कर ली है ठीक इसी तरीके से। यहाँ पे एक बॉक्स है, एक बॉक्स ये रहा, इसके ऊपर ये मैंने डेटा इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद इसमें हमको डेटा ही लिखना होगा। देता हूँ सेल स्पेसिंग इक्वल में करता हूँ इसको 0। अब आप यहाँ देख पा रहे हो ये हमारी जो सेल है, जो हमारी टेबल है वो एक तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमें डेटा ही एंटर करना होगा। तो इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड टेबल्स को हम इस तरीके से बना सकते हैं कॉल स्पैन एंड रो स्पैन के अकॉर्डिंग। आपको सिंपली ध्यान ये देना है कि जो हमारा सबसे पहला सेल होगा उसको हमें ऊपर से काउंट करना है। जैसे फर्स्ट रो में हमारी इतने सेल बनेंगे, सेकंड रो में हमारे ये ओनली ये सेल बनेंगे, थर्ड रो में हमारे ये सेल बनेंगे एंड फोर्थ रो में यहाँ से ये सेल बनेंगे। इसी तरीके से हमको ये काउंट करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आपके लिए ये मेरे पास 9 प्रोजेक्ट्स हैं टेबल के जो आपको क्रिएट करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए। जैसे फर्स्ट टेबल है हमारी ये नॉर्मल है, सेकंड इसमें भी हमारा जो कॉल स्पैन और रो स्पैन यूज होगा। ठीक इसी तरीके से थर्ड टेबल ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ टेबल हमारी ये वाली है, 6 ये है, 7 इसके नीचे ये वाली है, 8 ये है एंड 9 ये वाली है। अभी आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा तो ये जो इसमें हमारे कलर एंटर हुए हैं इनको हम कैसे ऐड करेंगे। तो इसमें आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, जो हमारी TD या TR जो भी हैं, TD जो हमारे सेल हैं इनके अंदर आपको BG कलर एंटर करना होगा। जैसे आप टाइप करोगे BG कलर, इसमें कर दोगे रेड, तो आप अपने प्रीव्यू फाइल में देखिएगा कि जो आपका जिस सेल में आपने एंटर किया होगा वही सेल आपका रेड कलर में हो जाएगा। अगर आपको पूरी रो ही में कलर एंटर करना है तो आप इसको रो में भी लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लगाना चाहूँ BG कलर इक्वल ब्लू, तो आप देख पाओगे कि जो हमारी सेकंड रो है वो पूरी ब्लू कलर में एडजस्ट हो जाएगी। तो इसको कलर को आप ऐसे फिल कर सकते हो। इस टेबल के लिए आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा। इनका सॉल्यूशन या इनका जो सोर्स कोड है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टैग की तरफ, जो है हमारा फ्रेम सेट टैग की। फ्रेम सेट टैग क्या होता है, जो हमारा HTML की फाइल है, जो हमारा वेब पेज है, उसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है, जो आपके अकॉर्डिंग आप जितना उसको डिवाइड करना चाहो। जैसे यहाँ पे मेरा ये एक सिंपल पेज है, वेब पेज, इसको अगर मैं
दो पार्ट्स में डिवाइड करूं यहाँ से या कॉलम्स वाइज डिवाइड करूं, तो वो हम फ्रेम सेट में करते हैं। फ्रेम सेट को हम मेनली बॉडी के अंदर लगाते हैं, यानी कि यहाँ से हमारा बॉडी हटेगा, इसके बाद यहाँ पे हमारा फ्रेम सेट लगेगा। इसके लिए आपको टाइप करना होगा फ्रेम सेट। ये हमारा टैग है, इसको लास्ट में बंद कर देना है। ये हमारा टैग होता है। इसमें आपको करना क्या है, जैसे आपको अभी ये फाइल है, अगर आपको कॉलम्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है, यानी कि ऐसे डिवाइड करना है तो आप कॉल्स टाइप करोगे। अगर आपको रो के अकॉर्डिंग टाइप करना है तो आप रोज टाइप करोगे। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले रोज के अकॉर्डिंग कट करना है, तो मैं टाइप करूँगा रोज़। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा रोज़, मैंने टाइप कर दिया। अब आपको जो डिवाइड करना है किस रेशियो में डिवाइड करना है, यानी जैसे 50-50 में करना है या आपको 30-50 में करना है। जैसे मुझे 50% एंड 50% दोनों का मुझे 50-50% में करना है डिवाइड। अब ये आप देख पाओगे कि मैंने यहाँ पे कर दिया है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने अभी यहाँ पे इसके अंदर 2 फ्रेम और लगेंगे, क्योंकि हमने अभी फ्रेम बनाया ही नहीं है। तो इसमें हम टाइप करेंगे फ्रेम, इसके अंदर ही हम टाइप करेंगे फ्रेम। एक और एंटर फ्रेम इसके अंदर बन चुके हैं। अब आप देख पाओगे कि जो हमारा ये वेब पेज है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। आधा ये है, आधा ये है। ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में ना करके 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो भी ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मैं सिंपली यहाँ से करूँगा, सबसे पहले कॉपी करने के बाद इसको कर दूँगा पेस्ट। अब यहाँ पे आके आपको इनकी जो रेशियो है उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं इनको तो रखता हूँ शुरू के, जो हमारे 2 हैं इनको तो रखता हूँ 10%, एक को भी दूसरे को भी रखता हूँ 10%। इसके बाद मैं इसको रखता हूँ 30%। अब देख पा रहे हो यहाँ पे ये पूरा 100% हो चुका है, 50, 80 एंड 20%। आप देख पाओगे जो हमारी 4 जो पार्ट्स हैं, यहाँ पे हमने पॉइंट नहीं लगाया। अब आप देख पाओगे कि जो हमारा एरिया है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो मैंने 10% लिखा था, तो ये दोनों 10% में आ रहे हैं, ये 30 एंड ये 50। ये तो हो गया हमारा जैसे हम रो के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। अगर हम कॉल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करें, कॉलम्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करें, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो सिंपली आपको करना कि कुछ नहीं है, यहाँ पे टाइप कर देना है कॉल्स। अब ये कॉलम्स के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएंगे, जैसे ये यहाँ पे हो पा रही है। इसको मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। इसमें हम फाइल्स वगैरह ऐड करेंगे, तो इसके आगे का प्रोसेस भी हम सीखेंगे। ये मैंने रोज़ के अकॉर्डिंग कर दिया है। यहाँ पे हम एक फ़ाइल लगा सकते हैं, यहाँ पे हम दूसरी फाइल लगा सकते हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि जो हमारे ये जो 2nd फ्रेम है, इसमें यहाँ से एक और जो हमारी ये पेज है ये डिवाइड हो जाए इस तरीके से। तो इसमें के लिए हमें क्या करना होगा, जो दूसरा फ्रेम है हमारा, 1st फ्रेम से हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, दूसरा फ्रेम है हमारा, इसमें हम टाइप करेंगे फ्रेम सेट। हमें न्यू एंटर करना होगा फ्रेम सेट, इसको क्लोज करे रहना है। इसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा कॉल्स, क्योंकि मुझे कॉलम्स के अकॉर्डिंग बनाना है। पहला मुझे पार्ट करना होगा डिवाइड 10% में डिवाइड करना है, एंड इसके बाद मुझे करना है 90% वो रहेगा। मैं इसको यहाँ से 80 करता हूँ। अब आप यहाँ देख रहे हो ये अच्छी तरीके से शो हो रही है। इसके बाद मैंने 10 एंड 20 कर दिया है। अब ये शो नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रेम ऐड नहीं किए हैं। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, फ्रेम ऐड कर लेने हैं। एक मैंने यहाँ फ्रेम ऐड ये किया है, एंड एक और कर लेता हूँ। ये हमारा 2 फ्रेम यहाँ पे जो हैं ऐड हो चुके हैं। अब आप यहाँ देख पा रहे हो ये हमारा एक पेज ये होगा, दूसरा पेज ये होगा, तीसरा पेज ये होगा, 3 पेज इसमें बन चुके हैं। अभी मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको। अभी आप देख पा रहे हो ये हमारी फाइल बन चुकी है। अब इसके अंदर हमें अपनी फाइल्स ऐड करनी हो तो वो कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने जाना है फ्रेम के अंदर। जो हमारा 1st फ्रेम था इसमें हमें टाइप करना होगा सोर्स, जैसे हमने इमेज का सोर्स लिया था उसी तरीके से हम इसमें सोर्स कोड एंटर करेंगे। ठीक इसी तरह इसमें लगा देंगे, ठीक इसी तरह इसमें लगा देंगे। अब हमारी ये जो फ्रेम सेट है ये बन चुका है। ये फाइल हमारी होगी अलग। इसके अंदर अब मैंने ये फाइल बनाई हुई थी, ये हमारा है फ्रेम 1st का। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा 1st फ्रेम का है।
इसके बाद ये हमारी दूसरा फ्रेम है। इसमें मैंने ऑडियो एंड वीडियो जो फाइल हैं वो उनको मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। जैसे मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो हमारी जो ऑडियो फाइल है वो यहाँ पे ओपन हो रही है। ठीक इसी तरह अगर मैं यहाँ पे वीडियो फाइल पे क्लिक करूँ तो हमारी वीडियो फाइल भी ओपन हो रही है अच्छे तरीके से। ये मैंने यहाँ पे 2 लिए हुए हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर में। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट फ्रेम ये है, यहाँ पे मुझे अपनी फर्स्ट फाइल लगानी है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा f1.html। आपको बताया था मैंने सोर्स कोड कैसे लेना है, तो उसी तरीके से हमको सोर्स कोड लेना होगा। सेकंड जो मेरी फाइल है उसका मेरा नाम है f22। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो डेस्कटॉप पे, ये हमारी दूसरी फाइल है। तो इसको भी मैंने इसमें एंटर कर लिया है। आप इसका प्रीव्यू देखिएगा तो जो कुछ हमारी फाइल है वो इस तरीके से दिखेगी। ये हमारा फर्स्ट विंडो है, यहाँ पे हमारी फर्स्ट फाइल आ चुकी है। ये हमारी सेकंड विंडो है, इसमें हमारी सेकंड फाइल आ चुकी है। जैसे मैं ऑडियो पे क्लिक करूँगा तो जो हमारी फाइल है वो बाहर जाके खुल रही है। जैसे मैं वीडियो को एंटर करूँगा तो ये हमारी फाइल है इसी के अंदर खुल रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे हम ऑडियो या वीडियो फाइल पे क्लिक करें तो इसमें जो फाइल है जो ओपन होगी वो फाइल बाहर नहीं, इस टैग के अंदर हो, इस विंडो के अंदर खुले। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें सिंपली यहाँ पे करना है जो हमारी ये जो फ्रेम सेकंड है जिसमें हमें खोलना है उसमें हमें नेम देना होगा उसका, एक उसको थोड़ा स्पेशल बनाना होगा। तो उसके लिए हम इसमें नेम देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ ओपन, ये मैंने इसका नेम ओपन दे दिया है। अब हम चलेंगे अपनी सेकंड फाइल में, जो हमारी फाइल है जिस पे क्लिक करने से जो फाइल ओपन होगी उसमें चलते हैं। उस फाइल को मैंने यहाँ पे ये खोल लिया है। ठीक इसी तरीके से जो हमारा ये हमारी ऑडियो फाइल है इसमें मैंने आपको सिंपली करना क्या है, टारगेट एंटर करना है। टारगेट के अंदर यहाँ पे आपको जो फाइल नेम दिया था हमने वो यहाँ पे आपको देना है। जैसे वहाँ पे ओपन था, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी आप ओपन कर दीजिए। एंड सेकंड जो आपकी लिंक है उसमें भी आप ओपन टाइप कर दीजिए। अब आप यहाँ देख पाओगे, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारी फाइल है इसके अंदर ओपन होगी। ठीक इसी तरीके से अगर मैं वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो हमारी वीडियो फाइल है वो इसके अंदर ओपन हो रही है, ना कि बाहर ओपन हो रही है। तो मेनली ये हमारा होता है फ्रेम सेट का यूज़। जैसे आपने यूट्यूब पे देखा होगा, यूट्यूब की जो स्टूडियो है उसमें यहाँ पे कुछ लिंक्स बनी होती हैं, लेकिन जो जैसे उन पे आप क्लिक करते हो तो वो साइड में आके खुलती हैं, तो वो फ्रेम सेट के अंदर ही काम करती हैं। मैप टैग की, मैप टैग क्या होता है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो मैप टैग मेनली होता है आप एक ही इमेज के अंदर मल्टीपल लिंक्स क्रिएट कर सकते हो। आप कोई एग्जांपल से अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ अपनी फाइल के अंदर। मैंने एक इमेज बनाई हुई थी, उसको मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो ये मैंने एक इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर ली है। जैसे ही मैं इस पर कर्सर को ले जाता हूँ तो यहाँ पे कोई लिंक क्रिएट नहीं हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी लिंक ये लगाई नहीं है। यहाँ पे मैं एक सिंपल लिंक क्रिएट करता हूँ। ये मैंने इसमें यहाँ पे एक जो लिंक है वो क्रिएट कर ली है। अब मैं इसका आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ यहाँ। अब जैसे इस पर कर्सर ले जाते हो तो ये लिंक की तरह शो हो रहा है, जैसे हैंड शो हो रहा है, तो इसके मतलब है कि ये लिंक बन चुकी है। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो हमारी अदर फाइल होगी जो हमने यहाँ पे लिंक की होगी वो ओपन होगी। ये तो होता है हमारा सिंपल तरीका। मैप में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन देख रहे हो, एक लैपटॉप देख रहे हो, एक टी देख रहे हो, टी कप। मैं चाहता हूँ कि केवल जब मैं फ़ोन के ऊपर क्लिक करूँ या फ़ोन के ऊपर अपना कर्सर लेके आऊँ तो एक लिंक क्रिएट हो जो कि फ़ोन के बारे में बताए, जो कि आपको कोई भी फाइल अपनी अटैचमेंट करनी हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। या जैसे आप इस लैपटॉप पे क्लिक करो तो ही लिंक बने, या आप कप पे क्लिक करो तो ही लिंक बने। अदरवाइज आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कोई लिंक ना क्रिएट हो। या आप कह सकते हो कि एक ही इमेज के अंदर मल्टीपल लिंक्स क्रिएट करना मैप का काम होता है। अब मैं आपको इसका यूज़ करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसको यहाँ से कर देना है कट। इसको कट करने के बाद यहाँ पे आपको मैप टैग चालू करना होगा। सिंपली आपको टाइप करना है मैप, इसको साथ में क्लोज भी कर देना है। मैप टैग चालू करने के बाद आपको यहाँ पे इसका नेम देना होगा एक, जैसे मैं देता हूँ नेम AA। इसके बाद आपको टाइप करना होगा एरिया, इसके अंदर आपको टाइप करना होगा शेप। आपको यहाँ पे ध्यान देना है,
मैप के अंदर हमारी 3 तरीके की शेप होती हैं। पहला होता है रेक्टेंगल, दूसरा होता है सर्कल, तीसरा होता है पॉलीगन। इन तीनों को हम शॉर्ट फॉर्म में रेक्ट, सर्कल और पॉली लिखते हैं। इनको आपको अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रेक्टेंगल का यूज बताऊँगा। तो मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे रेक्ट। इसके बाद आपको टाइप करना होगा कोड्स। यहाँ पे जैसे ये हमारी इमेज है, मुझे ओनली जो फ़ोन है इसका साइज़ पता करना है कि ये इस इमेज के अंदर, जो सारी इमेज के अंदर इस फ़ोन का साइज़ कितना है, कितनी स्पेस इसने घेरा हुआ है। तो वो स्पेस हमारा इसके अंदर टाइप होगा। वो टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली एक लिंक जो हमारा होता है वो क्रिएट कर लेना है। वो क्रिएट हो करने के बाद आपको आना है इमेज के अंदर और यहाँ पे आपको एक टाइप करना होगा यूज़ मैप। इसके अंदर आपको सबसे पहले टाइप करना है हैज़, एंड जहाँ पे जो आपने ये नेम एंटर किया हुआ है सेम नेम यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद आपका जो स्पेशल लिंक वाला जो सेक्शन है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी यहाँ पे लिंक नहीं बनेगी क्योंकि हमने अभी इसमें जो फ़ोन का साइज़ है वो नहीं डाला है। तो हम इस फ़ोन का साइज़ कैसे पता करेंगे कि ये जो फ़ोन है हमारा, ये इस इमेज के अंदर कितना साइज़ घेरे हुआ है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने पेंट के अंदर। टाइप कर लेना आपको पेंट ओपन करना है। पेंट ओपन करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, जो आपकी फ़ाइल है, जो इमेज फाइल है आपकी, उसको इसमें ओपन कर लेना है। ये जैसे आप यहाँ पे ओपन कर ली है। अब आप ध्यान से देखिए, जो आपका कर्सर है उसको आप अपने फ़ोन के या जो आपका एरिया है वहाँ पे उसको लेके जाइए कर्सर को। एंड उसके बाद आप यहाँ कॉर्नर में देखिए, ये आपको इसका साइज़ बता रहा है कि जो हमारा एक्स एक्सिस है, यानी कि जो इस साइड से होगा वो हमारा एक्स एक्सिस है, एंड जो इस साइड से होगा वो हमारा टॉप कह सकते हो आप, वाई एक्सिस कह सकते हो। तो लेफ़्ट साइड से हमारा एक्स एक्सिस कितना है, वो है 483, एंड ऊपर से कितना है 277। तो इसको हमें यहाँ से टाइप करके वहाँ पेस्ट करना है, जैसे 483 एंड 277। तो आपको टाइप करना है 483, 277। ये हमारा एक टाइप हो चुका है। यहाँ से यहाँ पे टाइप नहीं करना है हमको, ये यहाँ से हम करते हैं इसको कट। कोड्स के अंदर हमें इसको टाइप करना है, यहाँ पे हम इसको टाइप करेंगे। एंड आपको रेक्टेंगल यूज लेना है। तो आपको पता होगा कि रेक्टेंगल इस शेप के अंदर बनता है। तो इसके लिए हम डायगनली आएंगे इसके नीचे, और यहाँ पे इसका जो दूसरा कॉर्नर है यहाँ पे अपने कर्सर को रखेंगे। एंड इसके बाद इसका साइज देखेंगे, यहाँ से ये है 533 एंड 376। तो कॉमा लगा के आपको टाइप करना है 533, 376। ये हमने इसका साइज एंटर कर दिया है। अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ कि ये लिंक क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। अब आप यहाँ देख पा रहे हो, जैसे मैं इस इमेज के अंदर आता हूँ तो कहीं पे भी कोई लिंक क्रिएट नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही मैं फ़ोन के अंदर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि जो हमारी एक लिंक का जो हैंड है वो शो हो रहा है, यानी कि जो हमारा इतना एरिया है वो लिंक में ये कन्वर्ट हो चुका है। जैसे अगर मैं यहीं पे कोई फ़ाइल ऐड करूं, जैसे मैं इसमें करता हूं f1.html, ये मैंने एक फ़ाइल इसमें ऐड कर दी है। और जैसे ही मैं इस पे फ़ोन पे क्लिक करता हूं और इस पे क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे दूसरी लिंक जो हमने लगाई थी वो वर्क कर रही है। ठीक इसी तरीके से ये तो हमारा होगा रेक्टेंगल में यूज़। अब हम बात करते हैं सर्कल का यूज के सर्कल को हम कैसे लगाएंगे। जैसे ये अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये कप है, तो हम इसमें अगर रेक्टेंगल लगाएं तो वो तो इतना एरिया घेरेगा, तो उससे हमें फ़ायदा क्या है, क्योंकि इतना एरिया तुम्हारा वैसे ही वेस्ट होगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सर्कल का। तो ये हमारा यूज हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं इसमें एक ही इमेज में मुझे कई लगाने हैं, तो मैं इसी को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ से रेक्ट जो लिखा है रेक्टेंगल, यहाँ से इसको कर लेना है कट। आपको टाइप करना है सर्कल में टाइप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से ये भी हटा देना है। ये हटाने के बाद सिंपली आपको आना है पेंट के अंदर, एंड जहाँ पे जो आपका कप है उसके सेंटर में आपको कर्सर रखना है। जैसे ये सेंटर है, इसमें मैंने कर्सर रख लिया है। तो यहाँ पे इसका साइज़ देखिए, साइज़ है 505228।
तो सिंपली आपको यहाँ पे कर देना इसको पेस्ट 505,228। ये हमने यहाँ पे टाइप कर दिया इसका साइज़। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप लगाइए कॉमा। इसके बाद आप अपने जो कप है उसके लेफ़्ट साइड में आइए और यहाँ पे कर्सर को पेस्ट कीजिए। यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर लिया है। यहाँ से आपको सबसे पहले जो लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड में, जो मैंने आपको बताया था कि जो पहला वाला होता है वो हमारा लेफ़्ट साइड को इंडिकेट करता है, जो सेकंड वाला होता है वो हमारा टॉप को इंडिकेट करता है। तो हमें यहाँ से लेफ़्ट को लेना है, जो हमारा 478 ये है हमारा। अब हम आते हैं दोबारा पेंट के अंदर एंड अब दूसरी साइड में आना है। यहाँ पे आपको कर्सर पेस्ट करना है एंड यहाँ पे आप देखिए जो आपका साइज़ है 531 एंड इसमें से माइनस करना है आपको। इसके बाद आप इसका इक्वल करिए, ये आ रहा है हमारा 53 आने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, इसको 2 से डिवाइड करना है। ये हमारा आ रहा है 26.5 यानी आप 27 ले सकते हो इसको। हमने 2 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि जो हमारा ये एरिया है सर्कल वाला, इसके अंदर की जो हमारी यहाँ से यहाँ तक हमने साइज़ लिया है वो आया है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का जो हमने साइज़ लिया है उसकी हमें रेडियस लेनी है, यानी कि आधा भाग ही लेना है इतना। तो इसलिए हमने उसको 2 से डिवाइड किया जिससे कि हमारी जो सर्कल है उसकी रेडियस निकल के आ जाए। तो अभी हमारी रेडियस कितनी आ चुकी है, 27 आ चुकी है। तो इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। अब सिंपली आना आपको टेक्स्ट एडिटर में हम आ चुके हैं। यहाँ पे आपको टाइप करना होगा सिंपली 27। ये हमने इसमें टाइप कर दिया। अब आप यहाँ पे प्रीव्यू में देखिएगा कि जो हमने लिंक अभी क्रिएट की है ये वर्क कर रही है या नहीं कर रही। आप देख पा रहे हो जैसे ही में ये इसके आसपास का एरिया बिल्कुल कोई लिंक क्रिएट नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर आते हैं तो ये देखिए आप इसके चारों तरफ ये एक लिंक क्रिएट हो चुकी है। ये होता है हमारा सर्कल का यूज़। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलते हैं इसके लास्ट एट्रीब्यूट पे जो है हमारा पॉलीगन। तो पॉलीगन के लिए मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से पेस्ट एंड रेक्ट को हटा के मैं टाइप करता हूँ POLY पॉली। अब यहाँ से आपको सिंपली करना क्या है, इसको कर देना यहाँ से कट करने के बाद अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपके एक मन में एक विचार आएगा कि सर हम यहाँ पे भी रेक्टेंगल यूज क्यों नहीं कर सकते। तो मेरा कहना ये होगा, यहाँ पे अगर आप रेक्टेंगल यूज करोगे तो जैसे आप यहाँ से एक साइज लोगे तो ये पूरा साइज यहाँ तक आएगा, इतना तक, क्योंकि ये हमारी एक सीधी लाइन है। तो जो हमारा इतना एरिया है वो तो वेस्ट जाएगा। ठीक इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर यहाँ से लिंक करता हूँ, जो मैंने बताया था कि डायगनली आपको लेना है, तो ये तो सीधी लाइन है, इससे तो कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे तो इतना एरिया हमारा वेस्ट होगा, क्योंकि रेक्टेंगल तो हमेशा इस साइज़ में चलता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं लेके पॉलीगन लेते हैं। पॉलीगन में क्या होता है, आपका कितना भी इमेज ख़राब हो, कितना भी इमेज टेढ़ा मेढ़ा हो या उसमें स्टार हो, उसको हम धीरे धीरे करके पूरी जो एरिया का साइज़ है वो लेते हैं। अब जैसे में हमें इसका साइज़ लेना है तो इसके लिए हम चलते हैं पेंट के अंदर। यहाँ पे आपको सबसे पहले इसके फर्स्ट जो कॉर्नर है यहाँ पे आ जाना है। कितना आपको शो कर रहा है, 182 एंड 66। तो आपको सिंपली करना क्या है, टाइप कीजिए 182,66 कॉमा लगाने के बाद आपको सिंपली आ जाना है इसके दूसरे कॉर्नर पे। यहाँ पे इतना हमें लेना है 453 एंड 68, 453,68। इसके बाद आ जाना है आपको, जैसे यहाँ तक आ चुका है तो इसके बाद हमें इसके ये जो एरिया है यहाँ तक आना है, क्योंकि अगर हम यहाँ तक लेंगे तो जो ये सीधी लाइन क्रिएट होगी जिससे हमारा इतना एरिया में भी लिंक क्रिएट होगा, तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी इमेज तो इतनी है। तो हमको यहाँ से एक और साइज़ इसका बताना होगा। ये हमारा साइज़ है 434,208, 434,208 ये हो गया। अब इसके बाद आपको सिंपली आना है इसके नीचे इस कॉर्नर पे। यहाँ पे आपको कितना टाइप करना है, 435,378, 435,378।
ये अपना साइज ले लिया है। मैप के अंदर सबसे कॉम्प्लिकेटेड इसी का वर्क होता है, पॉलीगन का। ये हो गया। अब इसके बाद आइए अब यहाँ पे सीधा, यहाँ पे कितना है 196,375, 196,375 ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाइए। इसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आना है 200,210। ये करने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, ये तो हम इसका साइज तो पहले डाल चुके हैं तो इसके डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके जो हमने लगाया है साइज, इसको करते हैं सेव। इसके बाद इसको आप प्रभु आप यहाँ पे देखिए, इसको कर दिया मैंने रिफ्रेश। अब आप यहाँ पे देखिए ये लिंक बन चुकी है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहीं से हमारी लिंक क्रिएट हो रही है। ठीक इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहीं पे लिंक क्रिएट हो रही है। ऐसे आप पूरा देखिए, इसके साइज बाय साइज चलते हैं तो इतनी ही लिंक क्रिएट होगी जितना कि इमेज का साइज़ है, क्योंकि हमने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कोड्स के अंदर साइज डाला है। आप देख पा रहे हो मैं इसके कॉर्नर पे जो है कर्सर को ले जा रहा हूँ तो वहीं वहीं लिंक बन रही है, अदर साइड में लिंक क्रिएट नहीं हो रही है। तो ये होता है हमारा मैप का यूज़। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपका होमवर्क ये है कि आपको जो कप दिख रहा है इसमें बताना है कमेंट करके कि इसमें कौन सा जो हमारा शेप है वो लगेगा, रेक्टेंगल लगेगा, सर्कल लगेगा या पॉलीगन लगेगा, और लगेगा तो उसका साइज़ भी आपको बताना है कि किस किस साइज़ में लगने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है। तो मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।